मम्मी पापा या बच्चों की हेल्थ के लिए कौन से 3 पैरामीटर है जहां पर वो करना ही करना चाहिए? किताब का नाम है सुपर गट, किताब का नाम है द गट। मैं आपको बता रहा हूँ, जो पढ़ लेगा अगली 2 जनरेशन तक सर वो करोड़ों रुपए की दवाइयां बचा देगा। नहीं तो कभी लीवर ट्रांसप्लांट हो रहा है और कभी हार्ट कभी ट्रांसप्लांट। हार्ट ट्रांसप्लांट। अभी आने वाला जो समय है वो एआई का समय है, तो आपके हिसाब से बच्चों के अंदर कैसा माइंडसेट हो और कौन सी स्किल है जो आने वाले समय में मम्मी पापा को डेवलप करनी चाहिए? मैं आपको सिर्फ 2 टेक्निक बता रहा हूँ और सिर्फ 10 दिन के लिए लगा दे। 10 दिन तक जब स्कूल खुल रहा है कुछ ना करें बच्चों के साथ, इस टेक्निक को करा दे। और वो टेक्निक मैं आपके साथ शेयर ही कर देता हूँ पूरी की पूरी। ये ना कहो आई एम इन ए बिग प्रॉब्लम, ये सेंटेंस बड़ा खतरनाक है। जब लोग कहते हैं यार परीक्षित जी आई एम इन ए बिग प्रॉब्लम, नाउ द पर्सन इज इन द प्रॉब्लम। एक सुपर फूड जो आपको लगता है कि जो आपको एनर्जी देता है और ऑडियंस को भी रोज एक बार तो वो खाना ही चाहिए। दैट इज आज के जो माता पिता है अपने बच्चों की बेस्ट परवरिश करना तो चाहते हैं, पर आपके हिसाब से वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? वो गलती एक नहीं है, वो कई गलती करते हैं कि हम बच्चे का सेफ्टी नेट हमने उतार लिया है। यानी कि आप एज अ मदर फादर उस समय पे हमें कौन सी 3 या 4 चीजें करनी चाहिए? मैं आपसे ही सवाल पूछता हूँ या अपने दर्शकों से पूछता हूँ कि आप अपने बच्चे को 2 सिचुएशन है गोद में कब उठाएंगे? एक, आपका बच्चा आराम से खेल रहा है, हंस रहा है, या फिर वो जोर जोर से रोने लगा। ज्यादातर केस में जब रोना लगेगा। इसका मतलब है अगली बार उसे आपकी गोद चाहिए तो क्या करना होगा उसे। अगर बच्चे के पास ये गट बैक्टीरिया नहीं है तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सिर्फ ADHD की प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे में एक बैक्टीरिया जो आता है उसका नाम है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, कभी गूगल कर लीजिएगा। पेट में एक्टिव हो जाए जो 33% लोगों में है, तो याद रखिएगा ये वही बच्चे हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल वे में बाइक चलाएंगे, गाड़ियां चलाएंगे, टू मच पैसा बर्बाद कर देंगे एक ही जगह पर। सो ज्यादातर मम्मी पापा को ये लगता है कि ये बच्चा अटेंशन सीकर है, ये बच्चे में ADHD है, ये बच्चे में फलाना प्रॉब्लम, ये बच्चे में ढिमका प्रॉब्लम। तो नाउ अब एज अ मदर फादर उस समय पे हमें कौन सी 3 या 4 चीजें करनी चाहिए? उपचार ये है कि सबसे पहले आपको एक पॉइंट और देखना होगा और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो राम सर, आपको हमारी पॉडकास्ट के ऊपर वेलकम करते हुए वी आर वेरी मच हैप्पी एंड मैं कहना चाहता हूँ आप ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अनिल कपूर हो राइट। एंड 66 की एज पे आप एंटर हुए हो, फिर भी जो एनर्जी है, जो स्माइल है, जो नूर है एंड जो सुकून है वो सही में काबिल तारीफ़ है। एंड हमारी पॉडकास्ट के ऊपर हम फैमिली के बारे में, बच्चों के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में ढेर सारी बातें करते हैं। एंड आपका जो इतने 66 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है वो मेरे लिए और मेरी पूरी ऑडियंस के लिए आज बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। सो वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सर। और मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपका कभी मुलाकात पहले नहीं हुई, बट मैं आपका प्रशंसक हूँ और सच बात है कि मैं इसे कई लोगों को शेयर कर चुका हूँ। इवन आप तक ये मैसेज ज़रूर पहुँचा होगा। मैं हमेशा आपको एक अलग निगाहों से देखता हूँ जिसमें बहुत आदर है, रेस्पेक्ट है, और आप एक सोसाइटी के लिए जो काम कर रहे हैं वो बहुत यूनिक है और बहुत ज़रूरत है उसकी हमारे देश को। थैंक यू वेरी मच। करते रहिएगा। और मुझे लगता है इसका पूरा श्रेय विरल भाई को जाता है कि जिनके कारण हमारी रूबरू में मुलाकात हुई। अदरवाइज डिजिटली आपकी पॉडकास्ट सारे की सारे देखी हुई है एंड आज कुछ नया एक्सपीरियंस करने वाले हैं सर। सो सबसे पहले यदि हम शुरुआत करें तो आज के जो माता पिता है अपने बच्चों की बेस्ट परवरिश करना तो चाहते हैं, बट आपके हिसाब से वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? वो गलती एक नहीं है, वो कई गलती करते हैं। एक समय था जब मैं एक गांव का रहने वाला हूँ। आई बिलोंग टू वेस्टर्न यूपी एंड इट इज ए स्मॉल विलेज। हमारे यहाँ एक कहावत होती थी पहले। वो कहावत ये होती थी कि पेठा और बेटा ऐसे ही पल जाएंगे। वो सिचुएशन तब होती थी जब हम एक बड़े खानदान को एक साथ रखते थे। उस खानदान में डिफरेंट लोग होते थे उस बच्चे को पालने के लिए, ठीक है ना। उसे सीख मिलती थी जगह जगह की। जॉइंट फैमिली था, जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। उसे डिफरेंट लोगों की सीख मिलती थी। अगर मैं अपने बचपन की बात याद करूँ तो मेरे गांव के हर एक इंसान को मुझे थप्पड़ मारने का, मुझे डांटने का हक हुआ करता था अगर मैं कोई भी गलती करता था, ठीक है ना। टीचर्स की बात छोड़ दीजिएगा, घर वालों की, इवन जो दूर के लोग हैं वो भी जो मेरे गांव के कुम्हार हुआ करते थे, बढ़ई हुआ करते थे, लोहार हुआ करते थे, वह उनको भी पूरी की पूरी एक तरह से राइट्स थे कि वो हमें डांटें और थप्पड़ भी लगा दें, और उसके बावजूद हम शिकायत नहीं कर सकते थे। यानी कि हम एक ऐसी जगह पर जीते थे जहां हम कंप्लीटली सिक्योरिटी को फील करते थे। जब हम ये बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं एक चीज़ को हमेशा 2-3 चीज़ों को हमेशा मैं पेरेंट्स से कहता हूँ, और वो मेरा अपना पर्सनल नज़रिया है। ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी उससे इत्तेफाक रखे, क्योंकि ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। ये हर एक आदमी का अपना अपना एक्सपीरियंस है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है।
लेकिन प्रॉब्लम हमें ऑब्जेक्टिव आ रही है कि आजकल हमारे बच्चों के बिहेवियर, हमारे उन लोगों के जो छोटी जनरेशन के जो विम्स एंड फैंसीज हैं, वो अब कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं बहुत सारी और फैमिलीज में। बहुत ज्यादा जिद भी बढ़ी हुई है और गुस्सा भी बढ़ा हुआ है आजकल के बच्चों का। एग्जैक्टली तो मैं कई चीज़ जगह से शुरू करता हूँ, उसमें पिग्मेलियन पेरेंटिंग भी मैं सिखाता हूँ, कई बार बताता हूँ लोगों को, सिखाने का तो मौका नहीं मिलता हाँ। कि भाई जो मेरे पार्टिसिपेंट होते हैं वो सवाल कर उनको आप देते हैं। बताते हैं, राइट। उसमें मैं एक सेफ्टी नेट करता हूँ, एक वेल डन वाला नाम कर लेता हूँ। तो मैं अक्सर लोगों से एक सवाल पूछता हूँ कि मान लेते हैं कि 1 साल का बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा है, वो पैरों पर खड़ा होकर चलने लगा है। आप उसे लेकर जा रहे हैं एक पार्क में और वो पार्क में खेल रहा है, उसके पास तितलियां हैं, उसके पास फूल हैं, उसके पास घास है, उसके पास एक फुटबॉल है, कुछ बच्चे हैं, वो गिरता है, खेलता, हंसता है, और पीछे बेंच पर आप बैठे हुए हैं और वो अपने खेल का मजा ले रहा है। हम्म। और अचानक खेलते खेलते वो पीछे की तरफ देखता है और देखता है कि बेंच खाली है, आप वहां नहीं है। क्या ये बच्चा अब खेलेगा? नहीं खेलेगा। नहीं खेलेगा, और राइट। वो हमेशा कहाँ देखेगा कि आप माता पिता, चाचा कहाँ या गए? अंकल या भाई कहाँ गए? या वो कहाँ गए। यानी कि उसका खेल का मजा तब तक मजेदार है जब तक कि उसके पीछे बेंच पर आप भी बैठे हो। पहली गलती हमारे हम पेरेंट्स कर रहे हैं, बच्चे नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। जब कई बार कहते हैं कि बच्चा मोबाइल में लगा रहता है, उसकी काउंसलिंग करो, तो मैं कहता हूँ कि नहीं, इसके फादर की होगी। तो बाप कहता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा अगर आप ठीक है तो फिर मैं आपका कुछ नहीं कर सकता, फिर बच्चा भी ठीक होना चाहिए था। राइट। तो पहली चीज़ है कि हम अपने बच्चों के सेफ्टी नेट नहीं बने होते हैं। तो मैं इसे कई बार कहता हूँ कि पहली चीज़ जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं वो है सेफ्टी नेट। जब सारी दुनिया, सब सारे टीचर, सब सारे उसे पीयर ग्रुप्स ये कहे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, जब उसके मार्क्स ये कहने लगे कि वो कुछ नहीं कर सकता, तब कम से कम 2 लोग उसके जीवन में होने चाहिए जो उसे गले लगा कर कहें कि जो भी कह रहे हैं ये झूठ है, तुम सब कुछ कर सकते हो, हम तुम्हारे साथ हैं। और वो 2 लोग मिसिंग हैं। और इमोशनली और फिजिकली उसके साथ रहे। यस, वो 2 लोग मिसिंग हो गए उसकी लाइफ में। उसे लगता है कि मैं क्लासरूम में भी मेरी क्लास लगती है, कि मैं सबसे पुअर बच्चा हूँ, और घर पर आकर भी मुझे डांट पड़ती है। सिचुएशन ऐसी आ गई कि मैं एक स्कूल भी चलाता हूँ सर, जहाँ पर करीब 2000 बच्चे पढ़ते हैं। जब आप दिल्ली से देहरादून जाते हैं तो मेरे स्कूल के बगल से होकर गुजरते हैं। ओके। मैं उसका फाउंडर हूँ। और मैंने वहाँ पर बहुत सारे लोगों को देखा है कि जिस दिन पेरेंट्स टीचर मीट होती है ना, उस दिन पेरेंट्स को ना शिवरिंग शुरू हो जाती है। वो आना ही नहीं चाहते। नहीं, हाँ। यानी कि 2 लोगों को गिल्ट भाव में पैदा कर, हमारे टीचर जो हैं 2 लोगों को गिल्ट में डाल देते हैं, एक बच्चे को और एक बच्चे के फादर को। ये माहौल है कि टीचर्स के सामने पेरेंट्स बैठते हुए डरते हैं कि आज फिर मुझे नीचा देखना पड़ेगा। तो सारी की सारी सिचुएशन को ही ठीक करना पड़ेगा। आप कभी ऐसा नहीं कर सकते कि भाई कार को चलाने के लिए 4 पहिए ही अच्छे होने चाहिए। नहीं, उसका इंजन भी अच्छा होना चाहिए, उसमें तेल भी होना चाहिए, उसके बाकी अलाइनमेंट भी होना चाहिए। तो पहली चीज़ है, मैं जो गलती कर रहे हैं हम, वो ये है कि हम बच्चे को का सेफ्टी नेट हमने उतार लिया है। यानी कि आप कई बार आप देखते हैं ना कि जो सर्कस में वो लास्ट में जाल लगा के नीचे और वो नया शोशा दिखाते हैं, कलाबाजी करते हैं, तो वो नीचे नेट्स लगाते हैं और वो कभी गिरते नहीं है, पर नेट जरूर लगाते हैं, इसलिए कि अगर एक बार भी गिर गए तो वो बचा लेगा। संभालने के लिए कुछ है। और अगर मैं ये कहूँ कि जब वो गिरते नहीं है और वो कभी कोई गलती नहीं करते तो नेट को बेच देते हैं ना। अगर हमने ऐसा कर दिया तो वो उनका हमेशा कहाँ रहेगा, फोकस, हाँ, नीचे ही, कि मैं गिर ना जाऊं। एग्जैक्टली वो जाल, वो जो सेफ्टी नेट है, वो हमें बच्चों को देना चाहिए लाइफ लॉन्ग। राइट। हाँ, और वो कुछ भी कर सकते हैं। एक मोमेंट में वो अपनी पोटेंशियल को एक नए एरिया में ला सकते हैं। एक हो सकता है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा आर्टिस्ट ना बने, पर एक अच्छा मैथमेटिशियन तो हो सकता है, बन सकता है। और ज़्यादातर जैसे मम्मी पापा कई बार ऐसे डर दिखा देते हैं कि अब पढ़ोगे नहीं तो हॉस्टल में डाल देंगे, या मैंने तुझे पैदा ही क्यों किया। तो मुझे लगता है जो सेफ्टी नेट के बारे में आप बता रहे, वो शायद मम्मी पापा खुद ही तोड़ रहे हैं। हाँ। तो यदि कोई मम्मी पापा जिसने ऐसा डर दिखा दिया है बच्चों को कि तू नहीं पढ़ेगा तो हॉस्टल में डाल देंगे, या हम तुझसे अलग हो जाएंगे, तुझे अलग करेंगे, ऐसा कुछ, तो अब मम्मी पापा को NLP को फॉलो करते हुए क्या करना चाहिए ताकि फिर से वो बॉन्ड बने और फिर से वो स्ट्रॉन्ग सेफ्टी नेट को बिल्ड कर पाए? देखिए, जब भी बॉन्ड बनता है ना, तो ये कोई लॉजिकल नहीं बनता है, ये इमोशनल बनता है। जो भी रिश्ता होता है मर्यादित होता है, और मर्यादाएं हमेशा इमोशन से आती है, लॉजिक से नहीं आती। और मर्यादा बनाने के लिए आपको एक बार फिर नया एक कैरेक्टर, एक नया चरित्र अपने अंदर उजागर करना होगा, बच्चे के अंदर नहीं, अपने अंदर। और हमारे यहाँ पर एक टेक्निक आती है उस बेसिकली, वो टेक्निक आती है, उसका नाम है परसेप्चुअल पोजीशन। परसेप्चुअल पोजीशन का मतलब है कि कैसे मैं परसीव कर रहा हूँ चीज़ों को।
अगर आप अपने बच्चे के साथ एक नई बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले ये नहीं बनेगा कि मैं एक बाप हूँ, ये बच्चा है, अब मैं अपने रूल तय करूँगा। नहीं, इसमें NLP कहती है कि सबसे पहले आप उस कुर्सी पर जाकर बैठिए और इमेजिन करिए कि यू आर एंटरिंग इनटू द हार्ट एंड माइंड एंड द बॉडी ऑफ दिस चाइल्ड। और अब इसको सोच के देखिए इस पर क्या बीत रही है। ओके। और देखिएगा कि ये जो आदमी सामने बैठा हुआ है, कहीं यही तो जिम्मेदार नहीं है। आप करके देखिएगा। मैंने अच्छे लोगों को जो ये कहते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं सिर्फ एक काम कहता हूँ कि तुम कुछ ना करो, सिर्फ अपने इमेजिन कर लो कि तुम इस समय यू आर दैट चाइल्ड। आप यकीन नहीं करेंगे, लोग उठकर भाग जाते हैं, भाई साहब ये तो सारी गड़बड़ मैंने करी है, ये तो मैं हूँ। क्योंकि पहली बार वी आर वाइज फॉर अदर्स, हम हमेशा दूसरों के लिए वाइज होते हैं। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि दूसरों के पॉइंट ऑफ में जाकर देखो, जब तुम दूसरा बन जाते हो और खुद को देखते हो ना, दूसरा आप बनकर, व्हेन यू बिकम द अदर यू एंड यू सी योरसेल्फ, देन फर्स्ट टाइम तुम अपने आप को देखते हो, नो दाई सेल्फ। नहीं तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आम राम वर्मा में तो सब कुछ जानता हूँ, पर जब मैं परीक्षित जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ। जो पेरेंटिंग वो कर रहे हैं या वो सिखा रहे हैं, वो तो मैं तो वहाँ तो जीरो खड़ा हूँ। लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ ठीक देख रहा हूँ। तो गड़बड़ ये हो गई है। तो जब भी आप अपने रिश्ते को सुधारना चाहते हैं तो इसको हम आसान भाषा में पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू की एक्सरसाइज। कि आप उसके साथ मर्ज करो और देखो कि उसके साथ क्या चल रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। एक लाइन मुझे हमेशा एक्साइट करती है परीक्षित जी, और वो ये है कि वाई पीपल आर डूइंग वॉट एवर दे आर डूइंग। वो एक बच्चा है, वो छोटा सा ही बच्चा है, वो क्यों कर रहा है इस काम को। वो बार बार आपके ऊपर इंक डालकर आपको परेशान क्यों कर रहा है। आप इंक एक तरफ रख देते हो, फिर आपकी कार क्यों तोड़ रहा है, आपकी फाइल क्यों कुछ भी करके तंग करता है। वो तंग कर रहा है, वो तंग नहीं कर रहा है बेसिकली। उसकी कोई ना कोई पॉजिटिव इंटेंशन है, उसके अंदर एंग्जाइटी है, आपको कहने के लिए कुछ कहना चाहता है वो। याद रखिएगा, हो सकता है कि वो बहुत देर से सिग्निफिकेंस आपको उसको ना मिल रही हो। राइट। उस रिश्ते को वो बचाना चाह रहा है, तुम नहीं बचाना चाह रहे हो। जब वो तुम्हारी फाइल फाड़ रहा है, जब वो तुम्हारे ऊपर इंक डाला, जब तुम्हें वो सबके सामने जोर जोर से पैर मार रहा है आपके गेस्ट के सामने, याद रखिएगा तुम ये कह रहे हो कि मैं इसको टॉलरेट कर रहा हूं। नहीं, वो अपने रिश्ते को बचाना चाह रहा है, उसके अंदर एंग्जाइटी बड़ी पड़ी है, वह अपनी बात कहना चाहता है, उसको वो निकाल रहा है, वो निकाल रहा है, उसका वो एक्सप्रेशन है। राइट। आपका एक्सप्रेशन है कि आप एक ट्रेनिंग दे रहे हैं, मेरा एक्सप्रेशन है मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। हर आदमी अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पर है। कोई कथक करके है तो कोई किसी को गोली मार कर है, कोई किसी को दान करके है तो कोई किसी का पैसा चुरा कर है। सब अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो बच्चा भी तो एक्सप्रेस करेगा अपने आप से, हम ये मानते हैं NLP में। राइट। सो ज्यादातर मम्मी पापा को ये लगता है कि ये बच्चा अटेंशन सीकर है, ये बच्चे में ADHD है, ये बच्चे में फलाना प्रॉब्लम, ये बच्चे में ढिमका प्रॉब्लम। बट जो आपने बताया कि यदि हम उसके शूज़ में चले जाए एंड वो हमारे रिश्ते को बचाना चाहता है, तो नाउ अब एज अ मदर फादर उस समय पे हमें कौन सी 3 या 4 चीज़ें करनी चाहिए। पहले तो सबसे पहली बात है कि अगर मैं यहाँ से इसका उपचार देना शुरू करूँ तो मैं कुछ एक चीज़ों को मिस कर दूंगा। उपचार ये है कि सबसे पहले आपको एक पॉइंट और देखना होगा, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब मैंने एक किताब पढ़ी, उसका नाम है वेल डन, डॉक्टर ब्लैंकार्ड की किताब है वेल डन। कैसे एक वेल मछली को 12 टन की एक 40 किलो का आदमी ट्रेन करता है और उससे वो डॉलर्स कमाता है उसका डांस दिखाकर, जबकि वो एक झटके में उसे खा सकती है और उसके साथ उसका कोई इमोशनल रिश्ता भी नहीं बनता पहले दिन तो बराबर। पर वो ट्रेन कैसे करता है, और यहीं से मुझे रिलेशनशिप सीखने का मौका मिला। ये किताब मैंने करीब 20 साल पहले पढ़ी होगी। क्या बात है। उन्होंने कहा कि मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इवन अपने दर्शकों से भी पूछता हूँ कि एक बच्चा है आपका 4 महीने 6 महीने 8 महीने का, ठीक है ना, हर पल 1 सेकंड में उसके 22 मिलियन यानी कि 20 लाख न्यूरल पाथवे डेवलप होते जा रहे हैं पर सेकंड 20 लाख, ठीक है ना, इस तरह से। उसके बाद 86 बिलियन नेटवर्क है, टोटल न्यूरॉन्स हैं और वो हर पल 20 लाख न्यूरॉन नेटवर्क बनाता जा रहा है, ठीक है ना, जिसमें उसके बिहेवियर लाइफ लॉन्ग उसको दिखाई देंगे। तो मान लेते हैं, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ या अपने दर्शकों से पूछता हूँ कि आप अपने बच्चे को 2 सिचुएशन है गोद में कब उठाएंगे। एक, आपका बच्चा आराम से खेल रहा है, हंस रहा है और अपने खिलौने से खेल रहा है, तब उठाएंगे, या फिर वो जोर जोर से रोने लगा है। ज्यादातर केस में जब रोना लगेगा, इसका मतलब है अगली बार उसे आपकी गोद चाहिए तो क्या करना होगा, उसे रोना होगा। तो आप रोने का यानी इरिटेट होने का फिर बिहेवियर किसने सिखाया है?
वो प्रोग्रामिंग आई थिंक मम्मी पापा के द्वारा ही अनजाने में हो चुका है। अनजाने में हो गई, अनजाने में हो जाने चुका में है। नहीं हुई। राइट। लेकिन कई बार मम्मी पापा ये कहते हैं कि हम तो इसकी भलाई के लिए कर रहे हैं। कई बार मैं कहता हूँ आप भलाई के लिए कर रहे हैं, पर भलाई करने के लिए आपने कोई ट्रेनिंग ली है? मैं मजाक में कहता हूँ, और मेरे पार्टिसिपेंट कई बार बहुत हंसते भी हैं। मैंने कहा एक दिन तुमने BA करी, MA करी, इंजीनियर बने, ठीक है ना, अब तो अपने आप शादी कर लेते हैं। फिर एक फूफा जी आए किसी को लेकर, या मामा जी आए, उसने आपसे कहा कि जी ये लड़की है, ये लड़का है, तुम्हारी शादी होगी। अब एक रात के अंदर एक आइडेंटिटी आपकी बन गई। एक दिन के बाद या 1 घंटे के बाद आपने किसी की मांग में सिंदूर भरा और आप बन गए पति। यानी कि एक पुलिस का सोल्जर कांस्टेबल बनने के लिए भी 6-8 महीने की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। एक मेजर, एक कर्नल बनने के लिए आपके 5-7 साल लगते हैं। यस और नो? मुझे और आपको ट्रेनर बनने के लिए कितना काम करना पड़ा ये हम जानते हैं। लोगों को तो आज का प्रोडक्ट दिखाई देता है। बराबर। कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, कितनी बार हमें फ्रस्ट्रेशन को झेलना पड़ता था। तुमने क्या किया भाई एक रात में? अब नाउ यू हैव बिकम अ न्यू आइडेंटिटी, और आप कुछ नहीं जानते, आप वही है जो पहले थे। और उसके बाद 10 महीने बाद, 12 महीने बाद आप फादर भी बन गए। अभी तक आपने ना पति बनने के रूल सीखे और न पिता बनने के रूल सीखे, और अब आप एक अंधा 2 अंधों को रास्ता दिखाएगा, और आप किसी की सुनेंगे नहीं। जब मैं कहता हूं कि इस सोसाइटी को तो परीक्षित की जरूरत है, दवाइयों से ज्यादा। वैक्सीन तो आपने एक बार लगवा दी बच्चे की, जिंदगी भर उसकी जिंदगी को अगली 2 जनरेशन तक कौन देंगे? वो आप ही तो देंगे। कि डायरेक्शन ये है भाई, नहीं तो एक बार 1 डिग्री, सिर्फ 1 डिग्री रास्ता बदल दीजिएगा, और आप पता चला कि 10 साल बाद जो डिस्टेंस होगा वो नॉन मेजरेबल होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो सबसे पहला काम यह है कि अगर आप मम्मी पापा को करना है शुरू, तो पहली चीज देखनी पड़ेगी कि सबसे पहले आप एक चीज को ठीक करना शुरू करें, वो है उसके सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग, और उसको बगैर बताए। प्रोग्रामिंग ये है कि जब भी बच्चा कोई भी अच्छा काम कर रहा है, उस समय उसको अप्रिशिएट करना सीखे, और जब वो गलत कर रहा है इमीडिएटली अपनी एंजाइटी और अपनी रिएक्शन को रोकिए। मान लेते हैं उसके मार्क्स कम आए हैं, तो इमीडिएटली मत फोन उठाइए, इसके फिर मार्क्स कम आए हैं, ये क्या करा, ये करा। उसे देख लिया कि मार्क्स कम आए हैं, चुप बैठिए, शांत करिए अपने आप को, ये सही समय नहीं है। अच्छा, उस समय पे अटेंशन नहीं देना है। राइट। क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड अटेंशन सीकर होता है, सभी का होता है। अब उसे निगेटिव से मिलने की आदत पड़ गई, तो उसका तो और भी मजा आ गया। बेसिकली आप जब आप बच्चे को डांट रहे हैं, तो कॉन्शियसली आप ये कहेंगे मैं डांट रहा हूं, पर अनकॉन्शियसली तो उसको मिल गया ना सारा का सारा अटेंशन दे रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मैन डाइज फॉर इट एंड द चाइल्ड क्राइज फॉर इट। अटेंशन के लिए बराबर। जब ये आया कि आप कई बार लोग क्यों किसी को कत्ल कर रहे हैं, तो उसमें ये आया कि बिकॉज वी वांट टू बी ऑन द फ्रंट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर्स। हम अखबार के फ्रंट पेज पर आना चाहते हैं। तो अगली बार मान लेते हैं आप ये कहते हैं कि मैं बच्चे को चाहता हूं कि ये बढ़िया तरीके से अपना टूथ ब्रश करे, ठीक है ना। तो मेरे पास भी लोग आते हैं कई बार, मेरे पार्टिसिपेंट है कि हम क्या करें। तो मैं कहता हूं कि मान लेते हैं वो कोई भी काम अच्छा कर रहा है, कोई भी अच्छा काम कर रहा है, ठीक है ना, तो उस काम को इमीडिएटली अप्रिशिएट करो। और अप्रिशिएट करते हुए धीरे से, जैसे ही उसकी अप्रिशिएट करते देखिएगा बच्चे का जो स्पाइन है वो सीधी होने लगेगी, उसके चेहरे का ग्लो बढ़ जाएगा। ये वो मोमेंट है कि इस समय वो इमोशनली NLP के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको परसीव कर रहा है। और यहीं पर कह दो, एंड मैं जानता हूं, एक चीज और बताऊं, आप हीरो लगेंगे बिल्कुल। ऐसा लगेगा कि आप जबरदस्त स्मार्ट हो अगर आप टूथ ब्रश भी कर लो तो। आगे देखिएगा वो टूथ ब्रश करने नहीं करेगा अभी, वो बल्कि वो टूथ पेस्ट को लेकर आएगा, वो टूथ ब्रश लेकर आएगा, आपके सामने घूमेगा ऐसे ही। कई बार कहेगा पापा वो क्या करेंगे, और वो दिखाएगा कि मैं देखो वो ही कर रहा हूं। ये वो मोमेंट है जब आप इसको रीइंफोर्स करें। और अगर यहां पर आप चूक गए तो समझ जाएगा ये मैनिपुलेटर है, ये फादर नहीं है, और वो सिर्फ मैनिपुलेट करने के लिए काम करेगा। और आजकल हम अपने बच्चों को देख रहे हैं कि वो हर जगह पर मैनिपुलेशन कर रहे हैं कि यहाँ पर मुझे रिवार्ड मिलेगा और यहाँ पनिशमेंट नहीं मिलेगा, इतना सच बोलूंगा, इतना झूठ बोलूंगा, इतना काम करूंगा, इतना काम नहीं करूंगा, ताकि मैं सिर्फ रिवार्ड लेता हूँ और पनिशमेंट ना मिले। सो दे आर लूजिंग देयर सेल्फ ऑथेंटिसिटी। तो जब आपने ऑथेंटिसिटी के बारे में बताया, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है सारे पेरेंट्स के लिए, मुझे लगता है ये गोल्डन माइन आपने दी हुई है, सो दैट्स वंडरफुल। बच्चे की जो आइडेंटिटी है, या जो बच्चे जो काम के लिए बने हुए हैं, उसको यदि मम्मी पापा जानना चाहते हैं कि ये बच्चा क्या कर सकता है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं मम्मी पापा? इसमें 2 चीज़ें हैं। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को अगर मैं देखूंगा, जो मैंने सीखा है किताबों से और अपने अनुभव से,
और चीज़ों को करते हुए, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये तो एक मदर और फादर को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। कई बार वो कुछ चीज़ों को बहुत इंटरेस्ट के साथ कर रहा होगा, जिसमें उसका टाइम डिस्टोर्शन बहुत ही यूनिक होगा। टाइम डिस्टोर्शन का मतलब है कि जब कई बार आप ट्रेनिंग देते हैं तो आप पूरे के पूरे माहौल को भूल जाते हैं कि हाँ बराबर, ठीक है ना। नाउ यू आर इन फ्लो। तो याद रखिएगा, पहला रूल है कि जो भी आप सफलता चाहते हैं, जहाँ पर आप एक्सेलेंस क्रिएट करते हैं, वो ये है कि जहाँ पर आप फ्लो क्रिएट कर लेते हैं अपना। तो पहले देखिएगा इसका फ्लो कहाँ पर आ रहा है। लेकिन हमने फ्लो सिर्फ और सिर्फ खो दिया है, या थोड़ा सोशल है, या जो जो हमारा टेक्नोलॉजी आए वो टीवी और मोबाइल पर फ्लो बन चुका है कि उसे ही हम स्क्रॉल करते रहते हैं। फ्लो वो दोनों के बिना का क्या है, वो मम्मी पापा को देखना है, वो उसको देखना पड़ेगा। राइट। दूसरी बात है कि कई बार वो फ्लो ऐसा भी आ सकता है जहाँ से आपको मोमेंट्री एक्सेलेंस तो मिल जाए, पर आप ये मानते हैं कि ये हमारे परिवार के लिए लॉन्ग टर्म में जितना हमें पैसा, सफलता या जो हमें रिकॉग्निशन चाहिए वो यहाँ से नहीं मिलेगी। कई बार ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं लोगों से कहता हूँ कि देखिए चॉइस आपकी है कि आप एक कारपेंटर बनेंगे तो आप 1,000-1,500 रुपये डेली कमा सकते हैं। लेकिन आप वही स्किल उतना ही समय लगाकर अगर आप एक हार्ट स्पेशलिस्ट बन जाते हैं तो 25 लाख रुपए की सर्जरी करेंगे पर डे। अब सवाल यह है कि आप किस चीज को एंजॉय करना चाहते हैं। आपके पास सारा पैसा है तो चलो आप इस फन के लिए भी कर सकते हैं, बराबर। लेकिन आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है, अगर हम अपने पेरेंट्स, बच्चों को, इवन अपने यूथ को भी एक चीज सिखाएं, मेरे विचार से वो मुझे लगता है, तो मेरे मेंटोर ने एक ही बात कही थी, वो आज भी मैं अपने मेंटोर की इस बात से गाइड होता हूँ, हर जगह पर गाइड होता हूँ। और वो ये कहता है कि व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाट नीड्स टू बी डन, इन दोनों में फर्क पता होना चाहिए। इस समय मेरा तो ये हो सकता है कि भाई समय, चलो बियर पीते हैं बाहर, बियर की ऑप्शन है ना मेरे पास, बाहर पीने की, सिगरेट पीने की ऑप्शन है ना, इस समय मैं किसी के साथ लड़ूं इसकी ऑप्शन है ना, यानी कि अगले मोमेंट पर तो मेरे पास सारी की सारी ऑप्शन खुली है ना, खुले हैं। हाँ। तो मुझे ये नहीं करना कि जो मुझे चाहिए, व्हाट आई वांट टू डू, ये मीनिंगलेस हो जाता है जब आप एक पूरे के पूरे समाज को या पूरे के पूरे आप पूरे परिप्रेक्ष्य परिप्रेक्ष्य को देखते हैं, तो ये हो जाता है कि नहीं, ये तो मेरी लाइफ में मैं कुछ भी करूं। नहीं, अगर आप चांदनी चौक में, अगर आप यहाँ से गाड़ी चला रहे हैं और आप ये कहते हैं नहीं, आई वांट टू एंजॉय माई ड्राइव, मैं 100 की स्पीड चलाऊंगा, नहीं आप चला सकते। आप इस समाज से अलग नहीं है, यू आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पर अगले आदमी को चोट लग जाएगी आपकी गाड़ी तेज चलाते ही। यहाँ पर आपकी स्पीड ही 2 किलोमीटर के पर आवर के हिसाब से रहेगी और आपका ब्रेक पर पैर रहेगा, तभी आपकी गाड़ी मूव करेगी। तो व्हाट आई वांट ये बहुत कम जगह पर सिर्फ काम करेगा। बेसिकली व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या होना चाहिए। हाँ। अगर व्हाट आई वांट, ये तो बेसिकली हमारी जो 3 स्टेट होती हैं जब हम बड़े होते हैं, तो ये आती है टीनेज स्टेट में। दिस इज व्हाट आई वांट, इट्स माई लाइफ। टीनेज में स्पेशली ये बहुत ज्यादा होता है। ये तो टीनेज में होता है, क्योंकि पहला होता है हमारी चाइल्ड स्टेट, दूसरा होता है हमारी टीनेज, और तीसरा होता है हमारा एडल्ट। राइट। तो जो टीनेज ये कहता है इट्स माई लाइफ, द वे आई वांट टू डू आई विल। लेकिन एडल्ट हमेशा ये कहता है व्हाट नीड्स टू बी डन। माँ के लिए क्या जरूरी है, बीबी के लिए क्या जरूरी है, वहां पर उसका फोकस। वो बीबी को भी समझाएगा, अरे तुम ही इंटेलिजेंट हो, वो पुराने जमाने की है। और वो कहेगा उसको, अम्मा तुम इतनी इंटेलिजेंट हो, ये तो ये क्या जाने, ये तो नादान है, तुम इसको माफ करो। और वो काम चला लेता अपना। बराबर, समझ गए मेरी बात? बराबर। नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो पहले अगर बच्चे को ये लग रहा है कि उसको क्या करना चाहिए, तो उसकी 2 चीजें ऑप्शन हो सकती हैं कि देखिए, एक आपकी हॉबी हो सकती है, बट दैट हॉबी मे नॉट गिव यू मनी। आपके पास एक ऐसी स्पेशलाइज्ड स्किल हो सकती है कि वो थोड़ा सा काम करें, एक बड़ा पैसा देकर, आपको बड़ी फेम देकर, एक बढ़िया सिक्योरिटी भी दे सकते हैं, बिकॉज हम एक डेवलपिंग कंट्री में हैं। वी आर नॉट डेवलप्ड कंट्री। हमारी सरकारें हमें कोई भत्ता नहीं देती। अगर मैं आज इनकम टैक्स दे रहा हूं, लेकिन कल मेरे पास इनकम नहीं है, तो मुझे कोई कुछ नहीं देगा। यानी कि मुझे करना होगा, तो मुझे ये भी देखना होगा कि मेरी स्किल क्या है। बराबर। तो बच्चों को स्किल सेट के ऊपर कभी भी आप कंप्रोमाइज ना करने दें। स्किल सेट बेहद जरूरी है। हाँ। तो अभी आने वाला जो समय है वो एआई का समय है, तो आपके हिसाब से बच्चों के अंदर कैसा माइंडसेट हो और कौन सी स्किल है जो आने वाले समय में मम्मी पापा को डेवलप करनी चाहिए? मेरे विचार से हमेशा 1-2 चीज़ों की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। जब मैं अपनी इस स्कूल के और कॉलेज के परे की एजुकेशन को ले रहा था मेंटोर्स के साथ बैठकर, तो मुझे सिर्फ 2 चीज़ों का पता चला था।
उन्होंने कहा था कि देखिए ये समय हमेशा बदलता रहेगा। अभी रेडियो है, फिर टीवी आया, ठीक है ना, फिर ये मोबाइल आए बगैर उसके, ठीक है ना, एक कॉल 16 रुपए पर मिनट की कॉल हुआ करती थी। उसके बाद फिर मैसेज देखना ही बहुत बड़ा कमाल हो गया। हाँ। फिर पुश बटन व्हाट्सएप आया और अब हमारे पास सब कुछ आता जा रहा है और ये बढ़ता जा रहा है। बराबर। उन्होंने कहा कि ये कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर हमेशा 2 चीज़ों को आपको डेवलप rखना है। आप हमेशा 2 चीज़ों से अगर डेवलप्ड रहेंगे और उसे फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे तो आप हमेशा आगे रहेंगे। ओके। और वो 2 चीज़ ये थी, उन्होंने कहा कि 2 ही स्किल हमेशा चाहिए पूरे लाइफ में। पहली स्किल है हाउ टू रिलेट एंड दूसरा है हाउ टू कम्युनिकेट। हाउ टू रिलेट विद द थिंग्स जो चल रही है, वेरी हाउ टू रिलेट विद द न्यू टेक्नोलॉजी, हाउ टू रिलेट विद न्यू पर्सन, हाउ टू रिलेट विद न्यू कल्चर, हाउ टू रिलेट विद न्यू इवन चैलेंज। बाहर आके हमें पता चला है कि इतना पानी आ गया तो अब कैसे रिलेट करें इसमें, रिलेट करें। हाँ। ठीक है ना, अभी एआई आ रहा है तो उसके साथ हमें रिलेट करना है। यस, उससे दूर नहीं भागना है। यस। और दूसरा है हाउ टू कम्युनिकेट नॉट विद द अदर्स बट विद योरसेल्फ, कि अब मुझे ये चैलेंज आ चुका है, नाउ हाउ टू कम्युनिकेट। एक तो ये हो सकता है यार आई एम वेरी लकी, अब मेरा कुछ नहीं होगा, मैं तो बर्बाद हो गया हूँ, यू विल गो इनटू डिप्रेशन। लेकिन इस समय आप ये भी तो कह सकते हैं कि इट इज़ राइट टाइम टू एक्सप्रेस माई सेल्फ इन राइट वे, या फिर मुझे किसी अच्छे मेंटोर के पास जाना चाहिए और मुझे सीख लेना चाहिए। तो याद रखिएगा, जब भी आप रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन स्किल्स को नए तरीके से समझें, जो लोग ये मानते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब है कि किसी से कैसे बात कर रहे हैं। मेरे मेंटोर ने कहा कैसे तुम अपने आप से बात कर रहे हो जब तुम्हारे पास पैसा नहीं है, जिस दिन तुम्हारे पास बहुत पैसा है। और आई थिंक व्यक्ति 24 घंटे खुद से बात कर रहा है, तो वो कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वही डिसाइड करेगा कि मैं कितना खुश रहूंगा या मैं कितना परेशान रहूंगा। कैसे मैं चीजों के साथ रिलेट कर रहा हूँ, ये मेरी इवन स्पिरिचुअलिटी तक लेके जाता है। हाउ आई रिलेट विद द पीपल, हाउ आई रिलेट विद द थिंग्स अराउंड मी, हाउ आई रिलेट विद द थॉट आई एम गेटिंग, राइट, हाउ आई रिलेट विद द चैलेंजेस जो मुझे मिलने जा रहे हैं। याद रखिएगा, ये चैलेंजेस कभी कम नहीं होंगे, ये तो चलते रहेंगे। मेरे मेंटोर कहा करते थे परीक्षित जी कि जीवन याद रखना, लाइफ इज नॉट इंटरेस्टिंग, यू नीड टू मेक इट इंटरेस्टिंग एवरी डे। मैंने कहा जी थैंक यू। उसने कहा ना अभी खत्म नहीं हुआ, एवरी मिनट एवरी सेकेंड, 24-23 घंटे 59 मिनट और 59 सेकेंड आपने कोई गलती नहीं करी, और 1 सेकेंड में आप ब्रेक लगाना भूल गए हैं और आपकी गाड़ी खाई में गिर गई। तो ये नहीं होगा कि सर मैं 23 घंटे बहुत अच्छा आदमी था, या 23 घंटे 59 सेकंड में बहुत अच्छा था। उस सेकंड भी आपको अच्छा होना है, यानी कि यू नीड टू बी एट योर वैल्यूज 24/7। एक्सीलेंट। सो बहुत ही प्यारी सी बात आई, स्पिरिचुअलिटी की बात आई सर। और स्पिरिचुअलिटी मेघा का दोनों का बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप भी स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छे से बिलीव करते हैं। तो आजकल बच्चे में भी टीवी, मोबाइल, वेब सीरीज, वीडियो गेम, ये सारी चीज़ों के अंदर होने के कारण बच्चे स्पिरिचुअलिटी से और अपनी वैल्यू से दूर होते जा रहे हैं। तो उस केस में हमें बच्चों के लिए क्या करना चाहिए ताकि बच्चे स्पिरिचुअलिटी के अंदर एंड जो मोरल वैल्यूज़ है वो बच्चे की हाई रहें? देखिए, इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप बच्चे के साथ एक एक पल जुड़े रहें, क्योंकि मैं एक ही चीज़ कहता हूं कि आपके पास हजारों ट्रेन हैं प्लेटफॉर्म पर आने के बाद, और आपको पकड़नी थी दिल्ली से अहमदाबाद की ट्रेन, पर आप थोड़ा सा कहते हैं कि हु केयर्स, और आप बैठ गए गुवाहाटी की ट्रेन में। गुवाहाटी की ट्रेन बहुत अच्छी है, उसमें भी खाना है, उसमें भी गाने चल रहे हैं, उसमें हो सकता है कि कोई स्पेशल पर्सन भी आपको हेलो करके बगल में बैठ जाए, बराबर। लेकिन 1-2 घंटा तो अच्छी लगेगी, उसके बाद दम घुटने लगेगा, उसके बाद आपको यू टर्न लेना पड़ेगा, और अगर यू टर्न लेना भूल गए तो आप गुवाहाटी में जाकर अहमदाबाद नहीं ढूंढ सकते। समझने की ये कोशिश करिएगा कि आज हमें 24/7 सभी चीज़ों को ठीक करना होगा। मुझे एक रूल पढ़ाया गया है, और वो रूल ये है कि एवरीथिंग बीइंग कांस्टेंट द रूल वर्क्स। एवरीथिंग बीइंग कांस्टेंट द रूल वर्क्स। किसी भी रूल को अगर लगाना है तो तभी वो रूल लगेगा कि बाकी चीज़ें कांस्टेंट हो जाएं। फॉर एग्जांपल, मेरा जो लाइन है वो ग्रीन हो गई है, और मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ और मेरी ग्रीन है, और एक सामने चौराहा आ गया है, बाकी लोग रेड लाइट की वजह से रुक चुके हैं, और मैं तेज से जा रहा हूँ। ये मानते हो कि एक्सीडेंट नहीं होगा। ये एक्सीडेंट तब नहीं होगा जब ये कांस्टेंट है कि वो रुके रहेंगे। रुके रहेंगे। अगर ये वेरिएबल हो गया
तो फिर तो एक्सीडेंट होगा ना। होगा तो आप ये भी तो सोचिए कि जब आप एक बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, वहाँ की वैल्यूज़ क्या दी जा रही हैं, वहाँ पर एक्सेलेंस क्या मिल रही है। आज हमारे बच्चों को जो पेरेंट सीखने का मौका मिलता है सर, राइट वो लोकल मॉडल एक्सेलेंस से ज़्यादा मिलता है। लोकल मॉडल एक्सेलेंस का मतलब है कि इस चारों तरफ के मॉडल में किस चीज़ को किस आदमी को रिवार्ड मिल रहा है। मेरे और आपके समय में रिवार्ड मिलता था, जब मैं छठी क्लास में था तो हमें ये लगता था कि यार ऐसा स्टूडेंट बनना है जैसे चंद्रवीर सिंह है। हाँ, तो वो पढ़ाई में भी अच्छे होते थे, राइट, वो खेलने में भी अच्छे होते थे, वो हॉकी भी अच्छा खेलते थे, वो डिबेट भी अच्छा करते थे और उसको चैंपियन बोला जाता था। बराबर। और हमारे वो रोल मॉडल हुआ करते थे और हम भी वैसे ही बनना चाहते थे। उसकी वजह से एनसीसी लेते थे, उसकी वजह से दौड़ लगाते थे, बिकॉज हमारे रोल मॉडल सेट थे। राइट, ठीक है ना। घर पर मैं आता था तो मुझे सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना पड़ता था, गोदान का नोवेल पढ़ना पड़ता था, बराबर। ठीक है ना। अगर मेरे गांव में भी किसी को कुछ बात हो गई तो फादर लेकर जाते थे कि इनकी सेवा करनी है, इनकी हेल्प करनी है, तुम ये काम करो, हम इनका ये कर रहे हैं। ये सारी वैल्यूज हमें दी जाती वो थी। देखते थे बच्चे, वो देखते थे, वो वहां से हमें एक्सेलेंस मिलती थी कि भाई जैसे हम इस काम को कर रहे हैं तो हमें एक्सेलेंस मिल रही है कि अब लोग हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं। हाँ। और अगर मेरा रोल मॉडल ये हो जाए कि किसके पास बड़ी गाड़ी है, ठीक है ना। हमें एक पिक्चर दिखाई जाती है जिसमें जो विलन है और विलन के पास बड़ा सा स्विमिंग पूल है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी उसके चारों तरफ जो ब्यूटीज घूम रही है। हाँ। तो फिर वो कहता है कि यार यही है ना फिर रियल वर्ल्ड। और तो ज्यादातर हीरो को स्ट्रगल करते हुए दिखाते हैं और विलन को ऐसा रीच लाइफ में दिखाते हैं। यही है। और जो अब बच्चे को जो पढ़ रहा है उसे तो आप नर्ड बोलने लगे, और जो किताब की आपकी जो फिल्में बनने लगी वो ये है कि जो सबसे ज्यादा वहाँ गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा, बड़ी बाइक लेकर आ रहा, ड्रामा कर रहा है, लंबे बाल कर रहा है, ठीक है ना, स्टाइल दिखाई दे रहा, तो उसकी तरफ सब अट्रैक्ट हो रही हैं। तो फिर बच्चा कहता है तो व्हाई शुड आई बी लाइक दिस, जो अकेलेपन का शिकार है, मैं ये बनूंगा ना। फिर हमने घर में ऐसे सीरियल चलाने शुरू कर दिए जहाँ पर दो पैर में दिखाया जा रहा है, ठीक है ना, कि एक मिस्टर खन्ना है, उनकी 5 गर्लफ्रेंड है, मिसेस खन्ना के 5 बॉयफ्रेंड है। अब अदरवाइज मत लीजिएगा, फिर हमारा बच्चा देखता है हमारी तरफ को, ये तो कुछ भी नहीं है, नहीं है। तो 2 वर्ल्ड में बट ही चुका है वो, तो वैल्यूज बिल्कुल अपोजिट है। राइट। तो हमें तो वैल्यूज अगर देनी है तो फिर उनका साथी बनना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा ये वर्ल्ड जो है वो नहीं है जो तुम देख रहे हो, ये इल्यूजन मात्र है, ये रियलिटी नहीं है। और अगर ये आप चूक गए तो वो उस वर्ल्ड को बिलोंग करने लगेगा जहां पर आप नहीं हैं। और इसी के कारण शायद बच्चे ड्रग्स या डिप्रेशन ये सारी चीज़ों के शिकार हो जाते हैं और फिर मम्मी पापा चिंता करते हैं। और अभी जो आप बात बता रहे थे उसमें बच्चे क्या हमें काइंड ऑफ पढ़ाई के अंदर यदि इंटरेस्ट डेवलप करना है, क्योंकि NLP के अंदर ऐसी ढेर सारी टेक्निक्स हो सकती है कि ज़्यादातर मम्मी पापा को कंसर्न वही होता है कि मेरा बच्चा पढ़ ले तो अच्छी बात है। तो ऐसा हम क्या करें कि जिसके कारण उनका इंटरेस्ट पढ़ाई के अंदर डेवलप हो, ऐसा कुछ यदि आप बता पाएं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उस बच्चे की लाइफ में क्या, हमें तो स्कूल्स में, मैं तो एक पॉडकास्ट में ये भी कह गया कि मेरा ये मैसेज जरूर जाना चाहिए किसी बड़े आदमी के पास इस देश में। मैं आपको सिर्फ 2 टेक्निक बता रहा हूँ, उनमें से भी एक टेक्निक हर स्कूल लगा दे। ओके। और सिर्फ 10 दिन के लिए लगा दे, 10 दिन तक जब स्कूल खुल रहा है कुछ ना करें बच्चों के साथ, इस टेक्निक को करा दे। और वो टेक्निक मैं आपके साथ शेयर ही कर देता हूँ पूरी की पूरी। क्या बात है। ये बात है आई थिंक 2007-8-9 की रही होगी। आई गोट अ कॉल फ्रॉम माई फ्रेंड, मेरे एक मित्र ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि उनका एक फ्रेंड है और वो द्वारका में रहता है, दिल्ली में एक द्वारका जगह है, और उनके घर चलना है। मैंने कहा चलिए बात क्या है ये बताइए। उन्होंने कहा कि आपको एक बच्चे को ट्रेंड करना है, बच्चा 9th क्लास में या 8th क्लास में है, 9th में है शायद, और उसने बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा पढ़ने वाला था और अचानक उसने पढ़ना छोड़ दिया है और वो बाकी जो उस उम्र में लग जाते हैं ना प्यार व्यार के धंधे उसमें लग चुका है और पेरेंट्स के साथ बात करना बंद कर दिया है और सुनना बंद कर दिया है। पेरेंट्स का ये कहना है कि भाई हम नौकरी पेशे वाले हैं तो हम तो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो इसका कुछ करना चाहिए, तो तुम्हें लेके चलना हूँ। सर यहाँ से मेरी काउंसलिंग शुरू होती है उस बच्चे के साथ बिल्कुल अलग तरीके से। उन्होंने सोचा कि मैं उसे कहूँगा कि बेटा आराम से पढ़ा करो, ये करो वो करो। मैंने कहा सर ड्राइंग रूम खाली कर दो, मुझे एक लाइन चाहिए लंबी सी। तो ड्राइंग रूम में से एक तरफ कर दिया सोफ़ा वोफ़ा और मैंने उसका हाथ पकड़ा कि यहाँ पर कौन सी क्लास में हूँ। उन्होंने कहा 9th में। मैं कंधे सीधे करो और अब तुम आगे चलो, क्या करना चाहते हो जीवन में।
20 साल आगे जाओ। हम्म, तो चलता रहा, आंखें बंद थी, चलता रहा। करीब 20 कदम आगे चलने के बाद उसने कहा, 18-20 कदम के बाद, ये वो जगह है। मैंने कहा, यहाँ तुम कौन हो? उसने कहा, रिच पर्सन। बहुत बढ़िया है। रिच की डेफिनेशन क्या है? आपके पास क्या जगह है, क्या चीज़ें हैं, राइट, डिटेल में लेके गया। आपके ड्रेस क्या है, आपके शूज़ क्या है, आपकी टाई का रंग क्या है, आपकी घड़ी का कलर क्या है, आपका ऑफिस कहाँ है, कितना पैसा कमा रहे हो। एंड देन आई स्टार्टेड गिविंग हिम द इमोशंस। वहाँ पर क्या लाइफ दे रहे हो अपने माता पिता को? उसने कहा, बड़ा घर। मैंने कहा, बड़े का मतलब 3 कमरे या कुछ ज़्यादा? उसने ऐसे बंगलो। वेयर इज़ द स्विमिंग पूल? ठीक है ना। अब उस धीरे धीरे उसका कंधा सीधा होने लगा। रात मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैं, डोंट वरी, करते रहो। सब लोग चुपचाप थे। और मैंने कहा कि व्हाट आर यू डूइंग फॉर योर मदर? उसने कहा कि मैं अपनी माँ को एक मर्सिडीज दे रहा हूँ। व्हाट इज द कलर? पता नहीं, मानो तुम्हें पता हो। सोचा। उसने कहा, ब्लैक। नंबर क्या है? उसने कहा, नहीं मालूम। मैंने कहा, देखो। उसने कहा, 001। चाबी किस हाथ से दे रहे हो? उनकी साड़ी का कलर क्या है? आपके फादर क्या देख रहे हैं? पूरे इमोशंस जुड़े हाँ, हैं। पूरा इमोशन करने के बाद मैंने कहा, इस चाबी को देकर आइए। आप, ये मदर क्या कह रही है, सुनो इसको। नहीं सुना जा रहा है। मैंने कहा, सुनो। वो ये कह रही है, यू आर माई हीरो। सुनना चाहोगे इस सेंटेंस को? यस। अब कैसा लग रहा? बहुत बढ़िया। मैंने कहा, आंखें खोलो, 4 लुक अराउंड। मैंने कहा, फिर आंखें बंद करके पीछे तक जाओ। एक एक कदम मैंने उसको सहारा देते हुए 9th में लेके गया। मैंने कहा, इट इज़ द बॉय एंड इट इज़ द पर्सन। क्या ये लड़का उस गोल को अचीव कर पा रहा? उसने कहा, नहीं। मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या बदलना है। बिल्कुल, मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम है तुम्हें क्या बदलना है, क्या ठीक करना है, क्या गलत कर रहे हो, मुझे नहीं मालूम। अब तुम खुद सोचो कि अगर ये तुम बनना चाहते हो तो यहाँ कुछ बदलना होगा। मैंने फिर उसको गोल बनाए, फिर लेकर आया। उसने कहा कि मुझे पता चल गया कि मैं बदल रहा हूँ। अगर तुम बदल रहे हो तो 10th में कितने मार्क्स आ रहे हैं? उसने कहा, 90, 95, जो भी बोला। 12th में कितने आ रहे हैं? उसने XYZ। इसके बाद तुम कौन से कॉलेज में जा रहे हो? उसने कहा, IIT खड़गपुर। वहाँ पर क्या कर रहे हो? ये। उसके बाद क्या कर रहे हो? और वहाँ तक जा रहे हो? वहाँ। इस जर्नी को मैंने 50 से 60 बार कराया। ओके, 2 घंटे में। मतलब इट बिकेम ए न्यूरल पाथवे। मानो ये एक नेचुरल पाथवे, कनेक्शन पूरा बन गया। राइट। मेरा काम हो गया। मैं चला, ख़त्म करा। बच्चा अपने कमरे में चला गया। उन्होंने कहा, सर आप इसको समझाओ तो सही कुछ। मैंने कहा, जी मेरा काम हो चुका है। उन्होंने फिर 2-1 महीने बाद मुझे अच्छे कॉम्प्लीमेंट दिए। और करीब 4 साल बाद उन्होंने मुझे दोबारा फ़ोन किया कि सर, इनकी छोटी बहन भी परेशान है, हमारी जो बेटी है उस भैया की छोटी बहन भी है, उनको भी आपको ठीक करना होगा। मैं फिर गया। मैंने कहा, जी आपका बेटा कहाँ है? उन्होंने कहा, IIT खड़गपुर। क्या बात है, क्या बात है। तो आई सर, मैंने कहा कि देखिए, जब आपने उसके गोल्स को ही क्लियर कर दिया और वो भी न्यूरल पाथवे में डाल दिया, तो अब बेसिकली इसे ही हम क्वांटम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं कि यू हैव क्रिएटेड अ इवेंट। वो इवेंट तुम्हें अपनी तरफ खींच लेगी। वो गोल तुम्हें अपनी तरफ खींचेगा। तुम्हें गोल की तरफ नहीं जाना। गोल विल अट्रैक्ट यू। तो आपने उस फ्यूचर में जाकर उस इवेंट को इतना क्रिएट कर दिया कि वह उसका एक पार्ट ऑफ द लाइफ बन गया। राइट। ये मैंने उसके लिए किया। तो जब भी मैं किसी भी खोए हुए इंटरेस्ट को ठीक करता हूं तो मैं सिर्फ इंटरेस्ट की बात ही नहीं करता। ओके। मैं सिर्फ एक बात करता हूं। एक छोटी सी टेक्निक और भी है कि इंस्टेंटली भी ठीक कर देंगे। आई थिंक हम 2 टेक्निक बताने वाले थे। हाँ, दूसरी भी आप। ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। तो ये और तो आई थिंक जो मुझे लगता है ज्यादातर मम्मी पापा अपने बच्चों को नेगेटिव फ्यूचर को लेकर, तो नहीं पड़ेगा तो रिक्शा चलानी पड़ेगी, झाड़ू मारना पड़ेगा, वो नेगेटिव विजुलाइज करवाते हैं। उसकी जगह पर यदि मम्मी पापा पॉजिटिव विजुलाइज कराएं तो फेल होने वाला बच्चा भी IIT खड़गपुर तक जा सकता है। क्यों नहीं जाएगा? उसको सही जगह पर अप्रिशिएट करिए। राइट। सही जगह पर अप्रिशिएट करिए। वो सुधरने के लिए तैयार है। हमें आदत ये पड़ गई कि हम सिर्फ और सिर्फ निगेटिव चीजों पर धमकाना जानते हैं। हर बच्चा ये कह रहा है कि मुझे कभी अप्रिशिएशन तो मिलनी ही नहीं है। अभी कई बार क्लोजली देखेगा, वो कहता मुझे अप्रिशिएशन मिलनी ही नहीं है, नहीं मुझे डांट मिलनी है। फिर डांट ही मिलनी है तो फिर मैं उसी के बाद क्या फर्क पड़ता है मेरे पर? बराबर। तो नंब हो जाता है। राइट। तो नाउ अभी सेकंड टेक्निक कौन सी है? सेकंड टेक्निक बहुत आसान है। ओके। वो तो कभी भी आप कर लें, किसी को भी करवा देता हूं मैं, ऑन द स्पॉट है। मैं उनसे ये कहता हूं कि एक है आपका केमिस्ट्री में मन नहीं लगता। वो कहता हाँ जी नहीं लगता, पर आप लगाना चाहते हो। या पढ़ाई में मन नहीं लगता, यानी कि पढ़ाई में मन नहीं लगता तो आप क्या देखें, जी मैं पढ़ रहा हूँ, क्लास में जा रहा हूँ, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ, घर पे अपना होमवर्क कर रहा हूँ, ये बिहेवियर पूरे नहीं हो रहे, तभी तो मन नहीं लग रहा ना। ये आप कहते हैं जी मेरा केमिस्ट्री में मन नहीं लग रहा, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, पर मेरा क्रिकेट खेलने में बहुत मन लग रहा है। तो बेसिकली हमारे जो सबकॉन्शियस लेवल पर कोई कुछ नहीं पता हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कि क्या छोटा है क्या बड़ा है। कई बार हम लोगों को कहते हैं ना कि
आपको अगर कोई बीमारी है जिसको ये बताया गया है कि ये कभी ठीक नहीं हो पाएगी, तो एक ऐसी बीमारी के बारे में सोचो जिसको आप इजीली ठीक कर लेते हैं। फ्लू है, जुकाम है, बराबर 4 दिन में ठीक हो जाएगा, ठीक, 5 दिन में हाँ। तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। right. तो उस बीमारी को सोचिए और एकदम से उसे रिप्लेस करिए उस बीमारी से जो ठीक नहीं होगी। तो माइंड बेसिकली उस बड़ी बीमारी को भी यही मानेगा ये वैसी ही है जैसी जुकाम थी। तो हम क्या कहते हैं कि नाउ इमेजिन करिए कि जिस चीज़ में आपको मजा आता है, जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है, जिसमें आप कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हो। ओके, जैसे क्रिकेट खेलना है, ऐसा कुछ क्रिकेट खेलना है, बराबर, ठीक है ना। कई बार मैं लेडीज से कहता हूँ किस काम को तुम आराम से कर सकती हो, वो कहती खाना बनाना। मैंने कहा बस खाने बनाने वाली मेरे माइंड को मैं उसी, तो मैं बच्चे से कहता हूँ कि नाउ आंखें बंद करो, स्पाइन को सीधा करो, कंधों को सीधा करते हुए उन इमेजेस को देखना शुरू करो जिस चीज में तुम इंटरेस्ट ले रहे हो। हाउ यू स्टार्ट इट, कैसे जा रहे हो फील्ड में। मान लेते क्रिकेट है, फील्ड में कैसे जा रहे हो, आप कैसे जगह ले रहे हो, किस तरह से बैटिंग कर रहे हो, कैसे आप नाच रहे हो, कैसे कूद रहे हो, कैसे हंस रहे हो, कौन सी बातें चल रही है, पूरी तरह से इसको यहाँ पर आ जाओ करना है, राइट। और जैसे इसकी पीक पर जाओ एकदम से इमेजिन करो कि आपके हाथ में इसे हैंडल है, इस फ्रेम का एक हैंडल है, इसे जोर से इसको खींचो। या फिर इमेजिन करोगे एक कार का वाइपर जैसे ऐसे चलता है, इसने इसको पीछे कर दिया है और इस मेंटल स्क्रीन पर यहाँ पर अपने आप को पढ़ते हुए देखो। तो बेसिकली जो इमोशन आपने ली है वो पहले से ले ली है, ठीक है ना। और एकदम से उसके साथ विजुअल नए ले लिए हैं, अभी इमोशन बदली नहीं है क्योंकि ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कर रहे हो, सेकंड में है, बराबर। तो आप इमीडिएटली ये ट्रिगरिंग हो जाती है। पेवलोव का सिद्धांत है कि अब इस इमोशन के साथ ये पिक्चर लग गई है, राइट। तो खुशी वाले इमोशन और पढ़ाई वाली इमेज, हाँ, ये दोनों को कंबाइन कर देना है। इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि जिन चीजों में आपको मजा नहीं लेना है उन्हें बेकार की जगह कर सकते हैं। मान लेते हैं तो वो आदत छूट जाएगी। वाह। मान लेते हैं कि आप बार बार किसी चीज को देखकर वो आपको वोमिट आ रहा है, उसे देखते रहे। जैसे आपकी नोसियाटिक फीलिंग बदले, टक से आप उस गिलास को देखना शुरू करें जिसकी वजह से आप शाम खराब करते हैं अपनी बीबी की और अपने बच्चों की। आपको वही फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। योर माइंड डजंट नो द डिफरेंस। राइट। वो तो जो उसे दिखाओगे वो मान लेगा। लॉजिक माइंड ही तो इसमें लॉजिक लगाता है, वो तो इमोशन पे चलता है। राइट। सिंपल है, बड़ा सिंपल है ये। कई बार मैं कहता हूँ किस बीमारी को तुम ठीक कर सकते हो, तुम जानते हो। वो कहता है मैंने हजारों बार जुकाम ठीक करा है। जुकाम वाले में क्या कर रहे हो, ऐसे कर रहा हूँ, क्या बोल रहे हो, अरे कल तक ठीक हो जाएगा। इस बीमारी में क्या देख रहे हो जो कि जिसका नाम सी से शुरू होता है, डर रहे हो तुम, उसमें सर हा मच रहा है और सर रुदाली आ रही है, डर लग रहा है। ये तो पिक्चर दोनों अलग होगी ना भाई, यही तो तुम्हें गड़बड़ कर रही है। इमेजिन करो कि आप इसमें आप ठीक होने लग रहे हो उसी तरह से, इसी तरीके से अचानक आपको कहता कि मेरा तो फियर ही खत्म हो गया। बिल्कुल राइट। एक्सीलेंट। ऐसे मुझे लगता है सारे व्यूअर्स के लिए ये दोनों टेक्निक, ये तो पूरा वर्कशॉप जैसा हो गया। सो एक्सीलेंट। नाउ अभी हमने पढ़ाई की बात करी, बच्चों के माइंडसेट के बारे में बात करी, अब थोड़ी सी हेल्थ, और मुझे लगता है सर आपकी वहाँ पर सुपर स्पेशलिटी है। तो बच्चों की हेल्थ के लिए या मम्मी पापा अपनी हेल्थ के लिए, व्हाट डू यू थिंक, आप अपनी हेल्थ के लिए क्या ऐसा चीज़ ध्यान में रखते हैं, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहें। मम्मी पापा या बच्चों की हेल्थ के लिए कौन से 3 पैरामीटर है जहाँ पर वो करना ही करना चाहिए, ऐसी कोई 2-3 चीज़ें आप कहना चाहें। वो कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो सर बहुत गहरी हमारे देश को पता चलनी चाहिए। मैं आपका प्लेटफॉर्म मुझे मिल रहा है, मैं आई फील वेरी फॉर्चुनेट, और आपने ये सवाल भी पूछा है। 3 के साथ 4 भी हो सकते हैं, बस मुझे इतना सी फ्रीडम दे दीजिएगा। अरे वो आप जितनी बताना चाहें। सबसे पहले तो चीज़ ये है कि जितनी भी मदर बनने जा रही हैं, वुड बी मदर हैं, सबसे पहला काम वो करें कि एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे 21st सेंचुरी में आने वाला है, और मैं इस देश को मैं एजुकेट कर रहा हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि मुझ पर विशेष कृपा है माँ सरस्वती की कि और मेरे पर पढ़ने का जो मेरा जुनून है, किताबों को, एक किताब को मैं 100 बार पढ़ देता हूँ, फिर नोट्स बनाता हूँ, ठीक है ना। वो जुनून है मेरा। लोग मूवी 3 बार देखने के बाद चौथी बार नहीं देख पाते, अब किताब 100 बार पढ़ते हैं। हाँ जी, क्या बात है। और मैं अपनी किताबें कभी आपको दिखाऊंगा तो आप कहेंगे ये क्या स्टुपिडिटी है किताब पढ़ने का, ऐसे पढ़ जाती किताब। आई डोंट रीड द बुक, I digest them. Even I don't digest them. I get transformed with every word. I become the book. Wow. I don't read the book. I become the book. तो मैं पहला काम जो हमारी जितने भी वुड बी मदर्स हैं, उनका पहला काम है कि वो फटाफट अपने गट बैक्टीरिया को और फाइबर को ठीक कर लें। क्योंकि आपके गट के अंदर अगर बैक्टीरिया की कमी है तो आपके बच्चे के पास गट बैक्टीरिया की कमी रहेगी। और 1960 में 20,000 बच्चों में से एक को ऑटिज्म होता था, और ये घटकर अब 30 बच्चों में से एक को हो गया है। इसमें से सबसे बड़ा सिर्फ एक ही रीजन है कि उन बच्चों के पास वो गट बैक्टीरिया नहीं है जो होना चाहिए था।
हमारा गट बैक्टीरिया की स्टडी करना शुरू करें। जब वो आप प्रेग्नेंट है तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इमीडिएटली बढ़िया फाइबर खाएं, स्ट्रेस से बचें। स्ट्रेस किल्स द गट बैक्टीरिया। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि बच्चे को जब डिलीवर कर रहे हैं, यहीं से शुरुआत होती है पेरेंटिंग की। अगर सिजेरियन ऑपरेशन है तो वो गट बैक्टीरिया जो हमें माँ के नेचुरल डिलीवरी में मिलते थे वो नहीं मिलते हैं, नहीं मिलेगा, राइट। और ऐसे में बच्चे के पास गट बैक्टीरिया की कमी पड़ती है। तो बच्चे को पूरा का पूरा गट बैक्टीरिया के ऊपर काम करना शुरू करें, नहीं तो बच्चे के बिहेवियर आपसे कंट्रोल नहीं होंगे। और ADHD बीमारी कुछ नहीं है, याद रखिएगा, गट बैक्टीरिया की कमी है। कभी भी आप 10% ह्यूमन नाम की किताब पढ़िएगा, पहला ही चैप्टर। 10% ह्यूमन, 10% ह्यूमन, वी आर 10% ह्यूमन, 90% बैक्टीरिया। हमारा माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया है। क्या बात। हमारी बॉडी में 23,600 जीन्स है। और याद रखिएगा, एक जो वो होता ना, वो अर्थवॉर्म, उसमें भी उसमें 24,000 जीन्स हैं। तो हम कितनी कम जीन से कैसे चल रहे? क्योंकि हमारे गट बैक्टीरिया हमें 44 लाख एक्स्ट्रा जीन्स देते हैं। हमारे गट के बैक्टीरिया 44 लाख जीन्स देते हैं जो हमें हेल्दी रखते हैं, हमारी जीन को वो रीडायरेक्शन देते हैं। रीडायरेक्शन। तो पहला तो काम ये करें। दूसरी बात, तो वो फाइबर के लिए क्या हो सकता है? बस जो भी आप, फाइबर का मतलब है, दो तरह का फाइबर होता है। एक होता है जो डाइजेस्टेबल है हमारे पेट में, ठीक है ना, वो हमारे गट बैक्टीरिया के लिए नहीं बना है। एक ऐसा बैक्टीरिया जो हमारे पेट में नहीं पचता, ना छोटी आंत में पचता, वो बड़ी आंत में जाता है और हमारे गट बैक्टीरिया को फीड करता है। उसे हम डाइटरी फाइबर कहते हैं, उसे ही हम प्रीबायोटिक कहते हैं। ओके। और तो, आज तो हम ऐसा क्या हो सकता है, जैसे इसबगुल वगैरह? इसबगोल उसमें से एक है, एक है छोटा सा, लेकिन चिया सीड हो सकता है, फ्लेक्स सीड हो सकता है। मार्केट में एक बहुत बढ़िया चीज है, अगर हम अपने अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछें, राइट, उसका नाम हुआ करता था कीकर का गोंद, जिसका हम अकेसिया पाउडर कहते हैं। गोंद, हाँ, कीकर वाला, राइट, बबूल का गोंद, वो बेस्ट है। ज्यादातर प्रेगनेंसी के गोंद कतीरा, पहले उसके लड्डू वगैरह बना उसी के लड्डू इसीलिए खिलाए जाते थे, ताकि उस मदर को, आपके मदर के मिल्क में क्या होता है, मैक्सिमम प्रोबायोटिक होता है और प्रीबायोटिक होता है। मदर का मिल्क एक ऐसा मिल्क है जिसमें प्रीबायोटिक पूरा मिलते हैं बच्चे को, और प्रोबायोटिक खूब मिलता है, यानी कि उसमें बैक्टीरिया भी लाइव मिलते हैं, हाँ। और प्रीबायोटिक भी मिलते हैं। इसीलिए उसको वो खिलाया जाता था, ताकि प्रीबायोटिक कम ना पड़ जाए। जो उसके दूध में नेचुरल बैक्टीरिया है, उसके बच्चे के मुंह में जाएंगे तो उस बैक्टीरिया को पालने के लिए क्या मिले, तो वो प्रीबायोटिक मदर को खूब दिया जाता था। गोंद कतीरा खूब खिलाया जाता था, वो भी यूं कहती हैं। और ज़्यादातर आज की जो मॉडर्न मम्मी है, ये सारी चीज़ों को पुराना है, आउटडेटेड है, ऐसा मानते हुए, हाँ, तो इसीलिए हमने मॉडर्न दवाई, बीमारियां भी पकड़ ली जो जिंदगी भर ठीक नहीं होती। राइट। ADHD है, ठीक है ना, ऑटिज्म है, जिसमें हमें पूरी का पूरा परिवार के लिए एक चैलेंज बन जाता है एक बच्चे का। समझ ले, जब भी आप किताबें पढ़ेंगे, 30 में से एक बच्चे को सर अमेरिका में ऑटिज्म होता जा रहा है। 2050 तक हर बच्चे को ऑटिज्म हो रहा होगा। हम किस सोसाइटी की बात कर रहे हैं, खुद सोचिएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप रिपोर्ट पढ़िएगा। राइट। और नाउअडेज तो वर्चुअल ऑटिज्म और ये सारी चीजें इंडिया में भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। ADHD की बात करते हैं सर, बहुत बढ़ती जा रही है। छोटी सी ADHD आती है, आप एकदम से डॉक्टर के पास ले जाते हैं, वो उसके ब्रेन को गड़बड़ कर देता है, नंबर बना देता है। इसके 2 साल बाद ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं जिनको आप हैंडल नहीं कर सकते। राइट। अगर आप बच्चे को, कई बार पेरेंट्स ये कहते हैं कि सर ये बच्चा पढ़ता नहीं है, कई बार कहते हैं ये मेरी बात नहीं सुनता है, तो माँ कई बार कहती है कि ये हमारी बात नहीं समझता है। तो मैं कहता हूँ समझने लायक बात किया करो। वाह। तो वो कई बार कहता है ही डज नॉट अंडरस्टैंड मी, मन का मेक योर सेल्फ अंडरस्टैंडेबल। ही डजंट लिसन टू अस, मन का मेक योर सेल्फ लिसनेबल। गड़बड़ ये हो रही है कि तुम्हारी उधर जा रही है रेस्पॉन्सिबिलिटी, इधर आनी चाहिए। ये बच्चा सुनने को तैयार है। सर मैं एक बात बताऊं आपको, एक छोटी सी वर्कशॉप दे दूं आपकी? यस, जरूर से। ये तो आप हमारे बच्चे के काम आएगी। हाँ। याद रखिएगा, हम अपने बच्चों से ये तो कहते हैं कि बेटा पढ़ो बैठकर, हम पढ़ने के लिए और होमवर्क करने के लिए कहते हैं, पर कभी आपने सोचा है कि बच्चे के पास सबसे ज्यादा क्या होता है? एनर्जी होती है। आप इस उम्र में सोचकर भागते हैं कि चलो मैं दौड़ लगाऊं, तो फिर 5 मिनट तक सोचते हैं, मूड बनाते, तब दौड़ लगा के आते हो। और बच्चा क्या कहते हैं, पापा मैं आपके लिए पानी लाऊं, और दौड़ कर जाएगा। और आप कहेंगे अबे आराम से चल भाई, वो आराम से नहीं चलेगा, उसके पास एनर्जी है। कभी आपने उस बच्चे की एनर्जी को हैंडल करना सिखाया उसको? नहीं, आप उसकी एनर्जी के अगेंस्ट कर रहे हैं काम। उसकी एनर्जी है दौड़ना, और आप कह रहे हैं बैठो। आप उसे पहले बैठना सिखाइए।
मैं किसी भी बच्चे को अगले 20 दिन के अंदर ट्रेन कर सकता हूं कि वह बैठकर पढ़ना शुरू करे। उसे एक गेम खिलाइए, उसे कहिए कि चलो स्टैचू गेम खेलते हैं, अगले 1 मिनट के लिए 1 2 3 टाइम स्टार्ट्स ना हो, एक ही पोस्चर में बैठेंगे आप। इस समय उसकी बॉडी को पूरी एनर्जी मिल रही है कि वो बदले, ये करे वो करे, पर अब उसका गेम खेल रहे हैं आपके साथ। अब वो अपनी बॉडी को पहली बार कॉन्शियसली ट्रेंड कर रहा है, अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर रहा है बैठने के लिए, न कि आपका सामान तोड़ने के लिए। बराबर। ये टाइम बढ़ाते रहिए, और जिस दिन बच्चा आपका 5 से 7 मिनट पर पहुंच जाएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि सर जिंदगी भर के लिए ये वो ज़ेन मास्टर बन जाएगा। वाह। जिस काम को भी करेगा वो आराम से पोज के साथ करेगा, ध्यान के साथ करेगा, पोज के साथ करेगा। यानी कि वो हारेगा भी तो पोज के साथ, उसको चेहरे पर सिकन नहीं आएगी, कोई चेतावनी भी आएगी, चुनौती भी आएगी तो सिंपली पहले उसे पता है कि कैसे मुझे हैंडल करना है, डेस्परेशन में नहीं। अब उसे कहिएगा कि चलिए अब पहला पेज खोलिए। किसी स्कूल में ये ट्रेनिंग क्यों नहीं दी जाती? नहीं। हमें बच्चों को पढ़ना नहीं सिखाना, शुरू में पढ़ने से का प्रीकर्सर है बैठना। जब मैंने किताब में पढ़ा कि हम प्रीकर्सर को पूरा नहीं कर रहे, तो फिर नेक्स्ट वाला तो कैसे होगा? मतलब आप ये करें कि ड्राइंग रूम में मैं नहाऊंगा, भाई आपको बाथरूम में जाना पड़ेगा। बराबर। वंडरफुल, ग्रेट। तो सर हमारी बात चल रही थी हेल्थ को लेकर, जहाँ पर आपने बताया कि फाइबर्स वाली जो चीज़ है वो हम खाए, गोंद तक हमारी बात हुई। उसके अलावा फिर मम्मी क्या ध्यान में रखें, या मम्मी पापा या बच्चे के लिए क्या ध्यान में रखें? हाँ, यहाँ पर अगर आप हेल्थ की बात करते हैं तो हर चीज़ को एक चीज़, जैसे जैसे आप एजुकेट होना शुरू करेंगे इंडिया में, आप धीरे धीरे तो आप एक ही चीज़ समझेंगे कि देयर इज़ एन एक्सिस। हमारे पास एक एक्सिस है जिससे सारी बीमारियां पूरे बॉडी में आपको दिखाई देती है फैलती हुई, और वही एक्सिस है, अगर आप उसे ठीक कर लेंगे तो आप किसी भी बीमारी को यू टर्न दे सकते हैं, न कि सिम्टम को। ओके। चाहे ऑटो इम्यून डिजीज है, चाहे साइकोसोमेटिक है, चाहे एलर्जीज हैं, चाहे और दूसरी हैं, चाहे वो कॉग्निटिव डिजीजेज हैं, चाहे वो जेनेटिक एक्सप्रेशंस आपके खराब हुए पड़े। राइट। वो है सर आपका माइंड एंड गट। माइंड में अगर स्ट्रेस है तो ये पहली चेतावनी आ चुकी है। माइंड का स्ट्रेस इमीडिएटली आपकी सभी जितनी भी ग्लैंड्स हैं उन पर थोट जाता है। अगर मैं आपसे कहूँ परीक्षित जी, सोचिए आपका मनपसंद खाना क्या है, इतनी देर में मुंह में पानी आना शुरू हो गया है पहले, यानी कि कान ने सुना है आवाज और ग्लैंड्स ने अपना काम शुरू कर दिया। मैं बताऊं इतना ही नहीं हुआ, आपका गाल ब्लेडर तैयार हो गया कि मुझे कितना इसमें पंप मारना है बाइल्स का। आपका पेट शुरू हो गया है कि मुझे अब कितना हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालना। इवन आपकी जो गट ब्रेन है वह तैयार हो गया कि मुझे पेरिस्टाल्टिक मोमेंट कितनी तेज चलानी होगी इस खाने के लिए। फैक्ट है, अभी भी पानी और बन रहा है, पानी बढ़ गया जा रहा है, पानी बनता जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि हर थॉट के साथ हमारी ग्लैंड्स इमीडिएटली रिएक्ट कर देते हैं। कर रही है। अगर मैं कहूँ, अगर आप मुझे कहें कि राम जी आपके पीछे कोबरा है और ब्लैक है और आपकी तरफ आ रहा है, भले ही मैं यहीं बैठा हूँ, एकदम से मैं एकदम फाइट एंड फ्लाइट मोड में पहुंच चुका हूँ, कोर्टिसोल शुरू हो चुका है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप एक चीज को समझ लें कि जो भी माइंड आपका परसीव कर रहा है, उस परसेप्शन से आपकी ग्लैंड्स जो हैं वह अनवांटेड हार्मोन पैदा करके आपकी सेल को दे रही हैं, और वो सेल एंजाइटी में है, और एंजाइटी एक टाइम तक आपकी बॉडी हैंडल करेगी। उसके बाद वो पैथोलॉजिकल रिपोर्ट देनी शुरू कर देगी कि माइग्रेन हो गया, आपका बी कॉम्प्लेक्स खत्म हो गया, ये ट्यूमर बन चुका है। तो इसका मतलब यह है कि पहला जो आपकी बीमारी है, इसको ठीक करना चाहते हैं, माइंड में आप 3-4 चीज़ों को ठीक कर लें। पेनफुल मेमोरीज को हटा लें, एनएलपी से हटा देगा। तो कोई भी मैं जो भी समझ पा रहा हूँ, कोई भी बीमारी है वो स्ट्रेस का स्टोरेज है, उसका मतलब ऐसा हुआ। राइट, दो ही है, एक एक्सिस है माइंड और दूसरा है गट। जब बच्चा पैदा होता है ना माँ के वूम में, पहले दिन 2-4 दिन के बाद जब सेल बननी शुरू हो जाती है, तो जो ब्रेन की सेल है, जब ब्रेन की सेल बनती है, जिसका ब्रेन बनेगा, वह 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक गट बन जाता है और एक ब्रेन बनता है, वो एक ही है, और वो वेगस नर्व के द्वारा जुड़ते हैं। ओके। तो अगर आपको हेल्दी रहना है, मैं इसे छोटा करके समझाता हूँ। एक तो आपका माइंड स्ट्रेसलेस होना चाहिए, और दूसरा आपका जो गट है, जिसको आप पाचन तंत्र कहते हैं, यहाँ पर 4 बड़े एरिया हैं, हम इन्हें सिर्फ आते मान लेते हैं। एक, यह आपके पेट का, आपका पेट जो है सबसे ज्यादा हार्मोन क्रिएटिंग सेंटर है। 25 से ज्यादा एंजाइम अच्छे बुरे ये निकालना जानता है हर थॉट के साथ।
ओके ओके। दूसरा, यहाँ पर आपकी सारी इम्यूनिटी 80% इम्यूनिटी यहीं पर है, जो आपके थॉट के साथ गट के ऊपर थॉट जाएगा वो एकदम से इम्यूनिटी रिएक्टिव जोन में भी जा सकते हैं और शांति के जोन में भी जा सकते हैं। और अगर वो रिएक्टिव चली गई तो इसको हम ऑटो इम्यून कहते हैं, एलर्जीज कहते हैं। राइट राइट। और तीसरा है आपका गट का जो ब्रेन है, जो हमेशा आपके खाने को देखकर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट देता है। कई बार कहते हैं स्लो हो गई है आंतें, तो वो चल नहीं रही है। याद रखिएगा, आंतों को नहीं पता, आपका माइंड स्लो हो चुका है, यहाँ पर वो मैसेज नहीं भेज रहा है कि आप काम शुरू करो। हाँ। और चौथी चीज है आपके गट के बैक्टीरिया, वो बाकी 3 चीजों को वो हैंडल करने में हेल्प करते हैं। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। राइट, ठीक है ना। तो ये गट हो गया। तो पहली चीज जो आपको याद रखनी है, यहाँ से आपको अपने माइंड को एब्यूज नहीं करना है। यहाँ पर एब्यूज करने के लिए आपको 3-4 काम करने हैं। एक, भूतकाल की मेमोरीज को, जो बेकार के ट्रॉमाज हैं, उन्हें एनएलपी से, न्यूरोप्लास्टिसिटी से, हिप्नोसिस से, जो भी ट्रेनर आपको मिले, इन्हें आप कर लीजिएगा। जब मैंने अपनी 2-4 मेमोरी को ठीक किया था, तो मैंने अपने बचपन के माइग्रेन को, और 31 साल की उम्र में बाल खराब हो गए थे और मुझे ये कहा था कि तुम कभी खड़े नहीं हो पाओगे, मुझे रियूमेटॉइड अर्थराइटिस था, मैंने महीनों में नहीं हफ्तों में ठीक करा था, सिर्फ मुझे बचपन के ट्रॉमा को हटाकर। जब मैंने एनएलपी को सीखा था, आई नेवर वांटेड टू बिकम ए ट्रेनर। राइट राइट राइट। ट्रेनर तो मैं आज तक भी नहीं हूं, मैं तो अपनी बात कहता हूं बस। बराबर। और वो बात क्योंकि मेरे साथ गुजरी है, तो मेरी बातों में दम इसलिए लोगों को नजर आता है। आपका एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव था, एक्सपीरियंस। तब मुझे लगा यार मैं ठीक हो सकता हूँ, तो चारों तरफ यही तो बीमार घूम रहे हैं। मैं लोगों से कहा करता तो यार आंख बंद कर पुरानी मेमोरी को भी हटा के दिखाता हूँ, ऐसे ही फ्री में ही क्या करता था मैं। देन आई फाउंड कि ये तो यही तो मार्केट है, यही तो मेरा शायद पर्पज मुझे मिल गया। तो पहला काम करना है कि अपने पास्ट को हटाइए। दूसरा है आप अपनी सेल्फ इमेज को बड़ा करिए। जो आजकल आपकी लाइफ में पंगे चल रहे हैं कि यार ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, सो आप इमेजिन करिए, सुबह उठकर 1 सेकंड 30 सेकंड की एक्सरसाइज करें सुबह उठकर, जो मैं रोज करता हूँ। आई सी माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ मी, जिसके पास एक बड़ी खूबसूरत पर्सनालिटी है, जिसके पास ब्लेसिंग्स हैं, जिसके पास या वाली फीलिंग है, और उसको मैं मर्ज कर लेता हूँ, और ये 90 सेकंड में पूरा हो जाता है मेरा डेली उठकर। तो हमें खुद को बड़ा विजुलाइज करना है, हाँ, पॉजिटिव एंड पावरफुल। हाँ, उसको फिर जादू, और जो प्रॉब्लम अगर आपकी लाइफ में उस सुबह चल रही है रात को, उसे छोटी फुटबॉल की तरह देखना है, मानो तुम उसे किक मार रहे हो। राइट 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 राइट। ठीक है ना, ताकि आप पूरे दिन दबे हुए नहीं। ये ना कहो आई एम इन ए बिग प्रॉब्लम, ये सेंटेंस बड़ा खतरनाक है। जब लोग कहते हैं यार परीक्षित जी आई एम इन ए बिग प्रॉब्लम, नाउ द पर्सन इज इन द प्रॉब्लम। कुछ लोग कहेंगे आई एम फेसिंग ए बिग प्रॉब्लम। मैं कहता हूं इसको कंसोलेशन है कम से कम कि ये बाहर देख रहा है, पर वो ऐसे करता है। एक आदमी कौन सी प्रॉब्लम, ये रही ना प्रॉब्लम का सोल्यूशन। इन दोनों तीनों की स्टेट डिफरेंट है। छोटी छोटी प्रॉब्लम को भी बड़ा सोचते हैं, उसमें फंस जाते हैं। तो दूसरी काम ये करना है। तीसरा है अपने फ्यूचर को हमेशा प्रिपेयर करो। रिपेयर योर पास्ट, प्रिपेयर योर फ्यूचर। वाह, कि ये मैं 2026 का मेरा फ्यूचर ये है। और एक सर्टिनिटी के साथ देखो कि जैसे कल मेरे लिए और आपके लिए सूरज निकलना ना, कल भी मेरे लिए और आपके लिए हवा चलेगी ना, तभी तो ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, नहीं तो क्यों करेंगे बराबर। कल भी मेरे लिए और आपके लिए पृथ्वी घूम रही है ना, तो ये सर्टेनिटी के साथ आप अपने फ्यूचर को क्यों नहीं देखते कि कल मेरे पास अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, कल मेरे पास क्लाइंट आएंगे ना, कल मेरे लिए धन आ रहा है ना, कल मेरे रिश्ते जो बिगड़ गए ठीक हो रहे हैं ना। तो जब एक सर्टेनिटी में आप जीते हैं तो आपके पास सर्टेनिटी के हार्मोन निकलते हैं और वही और आपका बन जाता है। नहीं तो आप डेस्परेशन में घूमेंगे और बाहर ड्रामा करते रहेंगे, आई एम ओके, आई एम, यू आर नॉट ओके। कई बार लोग कहते हैं ना आई एम ओके, यू आर ओके, मगर ना इधर यू आर ओके ना आई एम ओके। वो सुपरफिशियल ऊपर से हो रहा है, इंटरनली नहीं हो रहा है। एक आदमी ने मुझे धीरे से कहा एक दिन, सर मैंने किताब पढ़ी, आई एम ओके, यू आर ओके। मैंने कहा आई एम नॉट ओके विद यू। उसने कहा आई एम ओके। मैंने कहा यू आर ऑल्सो नॉट ओके, हैव यू लॉक्ड योर कार? उसने कहा यस। मैंने कहा फिर व्हेन यू आर ओके, मैंने व्हाई यू हैव लॉक्ड योर कार? इट मींस यू आर नॉट ओके। आपको कोई डाउट तो जरूर है, डाउट इज द मदर ऑफ द शायद कोई ले ले। तो पहला है ये। तीसरी चीज, आप एक काम करें, फ्यूचर को ठीक कर लिया आपने, प्रेजेंट में सेल्फ इमेज बड़ी कर ली, पास्ट को आपने कम कर लिया, वह आपको एक एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा। प्रॉब्लम को फुटबॉल मान के लात मार दिया। ठीक है ना। और एक काम और कर लो कि जो भी आपके फोबियाज हैं, आपको लिफ्ट में डर लगता है, आपको पानी से डर लगता है, आपको अंधेरे में डर लगता है, आपको मैथ से डर लगता है, आपको हाइट से डर लगता है, आपको बंद जगह से डर लगता है, बस इस फोबिया से किसी तरह से पीछे छुड़ा लो, आपकी सारी ग्लैंड्स ओके हो जाएंगी। आपकी ग्लैंड्स, आप कोई भी नेगेटिव
हार्मोन निकालेंगे ही नहीं। सो आई थिंक जो फोबिया है उसको भी फुटबॉल बना के लात मार दे या और कुछ उसके लिए कर उसके सकते लिए हैं? दूसरा काम करना पड़ता है। ओके ओके हाँ उसके लिए बेसिकली फोबिया इज ए वेरी डीप फियर विच इज इरेशनल। फियर बहुत अच्छी चीज है। भाई मैं रेलवे ट्रैक पे बट खड़ा इट इज हूँ और इर्रेशनल। वो ट्रेन आ रही है और मुझे डर लग रहा है, तो इसका मतलब मैं नॉर्मल हूँ। पर मैं स्टेज पर मुझे कोई कुछ नहीं कहने जा रहा है और स्टेज पे जाते ही मैं कांप रहा हूँ, तो ये फोबिया है। फोबिया है, बराबर बराबर। तो फोबिया के लिए नेचुरली कुछ और चीजें ठीक करनी पड़ती हैं, वो इतना इजीली शॉर्टकट में नहीं बताया जा सकता उसको। ये 4-5 काम आपको पास्ट में करने हैं, राइट। तो माइंड ठीक हो गया। उसके बाद आप अपनी बॉडी को अब्यूज ना करें खाने में। ओके ओके। भाई माइंड तो ठीक कर लिया आपने, गट को ठीक कर लो। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म से, आपका कई बार माइंड भी बहुत बढ़िया है और आप अपने फूड से अपनी बॉडी को, गट को भी अब्यूज नहीं कर रहे, फिर भी कई बार बीमार पड़ेंगे। डू यू नो द रीजन? एक चीज जो बहुत मिसिंग है, जो हमारे महापुरुषों ने तो हमें बताई थी, पर हम उन चीजों को न तो जानते हैं न पढ़ते हैं, वो है माइंड से जो वायरिंग इंफॉर्मेशन लेकर हमारी बॉडी को जा रही है, उसका नाम है वेगस नर्व। वेगस, हाँ हाँ हाँ। अब ध्यान से सुनिएगा, एक 30 सेकंड में पूरा क्लियर हो जाएगा। मेरे किडनी को कैसे काम करना है, ब्लड को कैसे साफ करना है, कितना नाइट्रोजन कितना यूरिया उसको आगे पीछे करना है, मेरे लंग्स को इतनी हवा भरनी, कितना काम का, मेरे हार्ट को कैसे धड़कना है, मेरे बाइल जूस को कैसे बनना है, मेरा लीवर कैसे बाइल जूस को बनाकर यहाँ भेजेगा, मेरा पेट कितना हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालेगा, इसकी इंफॉर्मेशन सारी की सारी यहाँ पर रखी हुई है। और माइंड इस इंफॉर्मेशन को देते जा रहा है। लेकिन अगर आपका वायरिंग ही कमजोर है, या ये बर्न आउट हो चुका है, या ये टायर्ड हो चुका है, या ये पार्शियली डेड हो चुका है, तो यहाँ से यहाँ पर डेटा पहुंचेगा ही नहीं पहुंचेगा। आप ये कहते हैं कि मेरी अब किडनी काम नहीं कर रही, मैं कहता हूँ किडनी तो काम कर रही है भैया, ये पोस्टमैन जो है इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, या तो गलत दे रहा है, टावर वीक हो गया है, या तो गलत दे रहा है, या टावर वीक हो गया है। हाँ, तो आप वेगस नर्व को भी एक्टिवेट करें। वो कैसे कर सकते हैं भाई साहब? वेगस नर्व को मैं और आप तो यहाँ आप कर लीजिएगा, जब भी आपको मौका मिले घर में एक टब बना लीजिएगा। टब का मतलब है बाथ टब बना लीजिएगा, ठीक है ना? उसमें एक दिन ऐसा रखिएगा कि मोटिवेट करिए फैमिली को। आप तो मैं आपको क्या समझाऊं, ठीक है ना? और उसमें बर्फ डालिए, ओके, और बर्फ डाल के कम से कम 25 मिनट बैठना है आपको चुपचाप, यहां तक एकदम ठंडा करके, बिल्कुल ठंडा, चिल्ड। तो ऐसे में क्या होगा, जो यहां पर आपकी सेंसेशन आ रही बर्फ की, वो कहां जा रही है? तो जो नम हो चुकी थी आपकी वेगस नर्व 2-वे हाईवे है। वह आपकी इंफॉर्मेशन को माइंड से बॉडी को देती है, और बॉडी से 80% न्यूरॉन उसमें बॉडी की इंफॉर्मेशन को माइंड को देते हैं। तो कई बार लोग जब ये कहते हैं ना कि यार मुझे तो चौथे स्टेज में पता चला इस बीमारी का, मुझे तो अब पता चला ट्यूमर इतना बड़ा हो गया। हाँ। मैं ये कहता हूं तुझे एक मच्छर काट लेता उसका तो पता चलता है, इसका क्यों नहीं पता चला? क्योंकि आई थिंक ये जो कनेक्शन, बिकॉज कनेक्शन वाज नॉट गिविंग यू द सिग्नल, बॉडी वाज गिविंग द सिग्नल। बॉडी जीना चाहती है, माइंड जीना चाहता है। सपने में भी अगर हमें एक्सीडेंट या मौत आने होते हैं ना, आंख खुल जाती है, और उस समय भी हम ब्रेक मार देते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है ना। राइट। तो आप पहला काम करें कि पानी में, ठंडे पानी में बैठकर, या फिर आप कहीं नदी में जाएं और जहां पर सेफ वाटर हो, वहां पर ठंडी नदी में यहां तक बैठे, डुबकी लगाएं और यहां तक बैठे, और बॉडी को उस समय ये नहीं कि फोटो सेल्फी वेल्फी खिंचवाने के बाद आप महसूस करें आंखें बंद करके, एट दैट टाइम हाउ माई किडनीज आर रेस्पॉन्डिंग, आर दे सेइंग समथिंग टू मी, हाउ माई दिस पार्ट, इवन हाथ लगाकर इस पार्ट को देखता हूं क्या कर रहे हैं, अच्छा यहाँ पर क्या हो रहा है, अच्छा यहाँ पर क्या हो रहा है, हाउ दिस इज फीलिंग। और अगर ये भी नहीं है तो आप डायरेक्टली बैठ जाएं कि इस समय मेरे लंग्स किस तरह से हवा भर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। जब आप ऐसा काम करते हैं तो नर्वस सिस्टम के द्वारा ही आपका थॉट उस सेंसेशन तक जाता है, और आपकी जो नम पड़ी है ये वायरिंग, ये खुलना शुरू हो जाती है। पहला काम ये करें। तो आई थिंक मुझे लगता है पहले के समय में जो लोग बोलते थे कि नदी में जाओ तो आप 25 डुबकी लगाओ, हाँ 25 डुबकी लगाओ, तो मुझे लगता है कि वो पाप धुलने की जगह पर एग्जैक्टली पाप धुलना यही था सर उनका। हाँ। मैं, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं ऋषिकेश में मेरा जाना ज्यादा हो गया है बाहर के वर्ल्ड से, एक उम्र का आप समझते हैं ना कि बदलाव आते हैं। इनफैक्ट ऋषिकेश, फिर बद्री, केदार हमारे भी फेवरेट जगह है, हमारी भी सबसे ज्यादा फेवरेट जगह है, हम एवरी ईयर वहां पर होते ही हैं।
तो मैं वहां जाकर नदी में सर सुबह भी और शाम भी, क्या बात विदाउट एनी फेल। अब तो बरसात है, हाँ। लेकिन अब अक्टूबर से लेकर और मैं समझ लीजिएगा कि जून तक मैं रेगुलरली वहाँ जाता हूँ। ठीक है ना। मैं इससे पहले किसी और कंट्री में जाता था 5 दिन 10 दिन के लिए, वो बराबर। सब रुक गया है और मैं उसमें डुबकी लगा के बैठ जाता हूँ। कई बार बगल में मेरा सब्सक्राइबर भी होता है कि राम सर आप निकलोगे तो कुछ आपसे बात पूछनी है। मैंने कहा जी पहले देखो मुझे मजा लेने दो, मैं बैठ जाऊंगा आपके साथ 1 पहले घंटा। मेरी वेगस नर्व को ठीक है, एक्टिव पहले कर मैं अपनी लेता वेगस हूँ। नर्व को एंजॉय करता हूँ। हाँ, हाँ, और हाँ, एक बार आपकी वेगस नर्व सर पूरी तरह से काम करने लगी और हाँ। यहाँ पर आपने बढ़िया थॉट ले लिए, आपकी बॉडी सर बीमार कैसे पड़ जाएगी जब यहाँ से पूरी प्रोग्रामिंग भरी पड़ी है, ऊपर वाले ने हमें दी थी। जब वो 16 साल तक हम बीमार नहीं पड़े, 12 साल तक बीमार नहीं पड़े, अब क्यों पड़ने लगे? बिकॉज या तो हमारी वायरिंग खराब होगी, या फिर रामलाल ने हमें क्या बोला, श्यामलाल ने क्या बोला, उसने मुझे ये बोला था, उसने मुझे वही थप्पड़ चीज मारा चलती था, रही है। मेरे पास पैसा कम है, उसके पास कार बड़ी है, ये यहाँ पर रखा तो इसका असर तो फिर आपकी बॉडी पर जा तो रहा ये है। हफ्ते में एक बार ठंडे पानी में बहुत या है सर, हफ्ते में एक बार? मैं कह रहा हूँ 15 दिन में एक बार कर लो, और ओके। एक बार 2 बार कर लो। अगर मौसम ठीक है तो एक महीने में 25 मिनट के लिए बैठे। अभी ठीक है ना, फैमिली का अभी पूरा राउंड चल ही रहा था, 25 मिनट बाद आपने दूसरा उसमें और डाल दिया कि लगा चलो दिया। एक बार फिर मैं करता हूँ, और हो जाए। बस काम हो जाएगा सर। आपकी वेगस है ना, एक बार खुल गई महीनों के लिए। क्या बात है। उसके अलावा अगर थोड़ा सा, अगर आपको कभी भी ऐसा लगे ना, या आपकी फैमिली में जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं 55 के बाद, उनको कई बार ऐसा लगता है कि खाना स्वेलो करने में ऐसा लगता है कि अटक रहा है, हाँ, क्योंकि हाँ। स्पेस कम लगने लगा। हम्म, कई बार हम्म, ऐसा लगता है कि यहाँ पर मेरी कोई गोली अटकी हुई है। याद रखिएगा वो कुछ भी नहीं अटक रही है। आपके वेगस नर्व इस इंफॉर्मेशन को पहले दे रही थी कि गले को कितना खोलना है, वो वेगस नर्व इनएक्टिव हो गई है, गला खुलने के लिए तैयार है, लेकिन वो नहीं खोल पा रही है, क्योंकि वो मैसेज पास नहीं हो रहा है। मैसेज पास नहीं हो रहा है। इसलिए कई बार आपको गार्गल करने होते हैं, उस नहीं, लेकिन वो गार्गल करने से सिर्फ इतनी ही सी खुलेगी। ठीक है ना। कुछ एक मसाज भी होती है, ऐसे टैपिंग कर सकते हैं कई बार। थोड़ा सा अगर वेगस नर्व के बारे में लेकिन ये तो वर्ड ही भूल गए हम। बराबर। अब मेडिकल साइंस ने 2006 के बाद में बोलना शुरू किया, देयर इज अ 2-वे हाईवे बिटवीन योर माइंड एंड बॉडी। अब कुछ एक किताबों ने लेटेस्ट लिखना शुरू किया जो 12-13 के बाद आई है, 14 के बाद आई है, वेगस नर्व इज देयर, बट वो उनके बारे में कुछ नहीं लिख रहे हैं। नहीं। तो वेगस नर्व या गट बैक्टीरिया के बारे में यदि हमारे व्यूअर्स को थोड़ा ज़्यादा जानना है तो अब कौन सी 2 या 3 बुक रेकमेंड करोगे? अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी बीमारी, कोई सी भी बीमारी है, हाँ, हाँ। और बगैर किसी, देखिए अगर कोई इमरजेंसी है, गो टू द डॉक्टर, दे आर गॉड फॉर अस, पहला बात। लेकिन उसके बाद डॉक्टर्स की किताब भी ये कहते हैं कि देर आर टू टाइप्स ऑफ पेशेंट, एक एक्टिव, एक पैसिव। पैसिव ये कहता है भाई मैं बीमार हो गया, अब जो भी डॉक्टर करेगा मैं मानूंगा, बिल्कुल वही मानिए, लेकिन कम से कम एक सेंटेंस लीजिएगा कि ये बीमारी मुझे आई क्यों है। तो आप पाएंगे कि या तो आप स्ट्रेस में घुसे पड़े हैं या आपने अपने गट को खराब किया है। लेकिन डॉक्टर की मेडिकेशन के अलावा एक काम करना शुरू करें कि आप इमीडिएटली अपने गट बैक्टीरिया को डेवलप कर लें। अगर आपके पास लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया बढ़ जाएं, ठीक है ना, और आपके पास जो दूसरे बैक्टीरिया जो अच्छे वाले हैं वो बढ़ जाएं, और उधर आप अपने थोड़ा मेडिटेशन करें और रोजाना 1 डोज आप प्रीबायोटिक की ले लें, फाइबर के रूप में ले लें, सलाद के रूप में ले लें, फ्रूट्स के रूप में ले लें। हफ्ते में 30 प्लांट आप जरूर खाया करें। अच्छा, 30 प्लांट्स? हाँ, मान लेते हैं आप बादाम खाते हैं तो 1 प्लांट हो गया, पालक भी खा लिया तो 2 प्लांट हो गए। 30 से ज़्यादा ही हो जाते हैं इंडियंस के। इंडियंस के 30 से ज़्यादा हो जाते हैं अगर वो टोटली जंक फूड पर नहीं है कोई बच्चा तो। राइट। और मैं कह रहा हूँ बच्चों को इस पर रिवार्ड मिलने चाहिए। आपको अपने बच्चे को टी-शर्ट देनी है, उसको आपको मोबाइल देना ही देना है, तो कम से कम एक आदत उसकी पक्की करवा के दे दो। और कुछ बच्चे होते हैं जो पनीर के अलावा कोई सब्जी खाते ही नहीं है, तो फिर गड़बड़ होगी? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा होगी। अगर बच्चे के पास ये गट बैक्टीरिया नहीं है तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सिर्फ ADHD की प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे में एक बैक्टीरिया जो आता है उसका नाम है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, कभी गूगल कर लीजिएगा, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, GONDII। सर अगर वो हमारे पेट में एक्टिव हो जाए, जो 33% लोगों में है, तो याद रखिएगा ये वही बच्चे हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल वे में बाइक चलाएंगे, गाड़ियां चलाएंगे, टू मच पैसा बर्बाद कर देंगे एक ही जगह पर, एक ऐसा रिश्ता बना खराब कर देंगे, बिकॉज दे वांट एडवेंचरस लाइफ आउट ऑफ नथिंग।
जब ये बैक्टीरिया ज्यादातर लोगों को लगता है कि बिकॉज ऑफ एसोसिएशन ये हो रहा है, बट आई थिंक ये एक बैक्टीरिया के कारण बैक्टीरिया है होता जो आपके माइंड को हैक कर लेता है। जब ये बैक्टीरिया चूहों के पेट में डाला गया तो जो चूहे बिल्ली से और सांप से डरना चाहिए था, जिनको ईगल से डरते थे, वो अचानक बिल्लियों के आगे जाने शुरू हो गए कि हमें मानो हो कि हमें खा लो। वो सांप के आगे बैठ जाते थे जाकर, वो खुले में जाते थे ताकि उनको ईगल्स अटैक करें। और जब पाया गया कि उन बच्चों को जिनके एक्सीडेंट बहुत हो रहे थे यंग एज में, तो पाया गया कि दैट बैक्टीरिया वाज वेरी एक्टिव। दैट बैक्टीरिया इज देयर इन आवर गट, बट जब तक हमारे पास अच्छे बैक्टीरिया होंगे। आपको दूसरी चीज़ बता रहा हूँ मैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि सर मैं कुछ भी खा लूँ मेरा मोटापा नहीं जाता। इसका मतलब है कि उनके पेट में फर्मिक्यूट्स नाम का बैक्टीरिया डेवलप हो चुका है। ओके, अगर आप 100 कैलोरी खाते हैं तो उसमें से 110 कैलोरी बनाकर आपको देता है। अच्छा, तो ये सारे काम बैक्टीरिया के थ्रू हो रहे हैं? सारे काम। और Okay. अगर आपके पास बिफिडोबैक्टीरियम है जो इसका उल्टा है, अगर आप 100 कैलोरी खाएंगे वो 90 ही भी देगा आपकी बॉडी को। आपका वेट ऑटोमेटिकली मस्त रहेगा, बिंदास कम रहेगा। हो जब जाएगा। मैंने इस सीक्रेट को समझा सर, मैं ऑटोमेटिकली 85 से 72 पर आ गया हूँ, बगैर किसी वाह, एक्सरसाइज करना या घूमना मेरा शौक है, शौक है, वो बराबर। अलग बात है। लेकिन अगर मैं 1 महीने तक नहीं भी कर रहा हूँ कोई भी एक्टिविटी, तो भी मैं कुछ भी खाऊं वो वहीं रहेगा बिल्कुल। लेकिन क्या मैं बात रोजाना एक बार फर्मेंटेड फूड जरूर खाता हूँ। ओके, ओके। तो जैसे डोसा, इडली ऐसा कुछ हो गया या देखिए, और जब कुछ? भी मैं इडली खाता हूँ तो मैं लोगों से कहता हूँ 2 घंटे बाद खाइए इडली को। बनने के 2 घंटे के बाद? हाँ, ठंडी हो जाए अच्छा, सो ताकि लोग उसमें गर्मा गर्म खट्टापन आ जाए और खाते वो हैं। दोबारा बैक्टीरिया डेवलप हो जाए। नहीं तो जब आपने उसको एक गर्मा गर्म उतारा तो उसके बैक्टीरिया तो आपने मार ही दिया। आप तो रफेज खा रहे हैं, बेकार का बोझ खा रहे हैं। 2 घंटे के बाद वो बैक्टीरिया दोबारा डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। 3 घंटे बाद है तो बहुत ही बढ़िया, 4 घंटे बाद है तो बहुत ही बढ़िया। रात की रोटी इसीलिए गाँव में जो पहले खिलाई जाती थी सुबह में? सुबह में हाँ, छाछ में भिगोकर, हाँ, वो हाँ, मैजिक था। क्योंकि रोटी में बहुत अच्छे बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं एक रात के बाद। अगर आपने बच्चों को ये देना शुरू कर दिया तो मैं कह सकता हूँ कि अब इनको कोई बैक्टीरिया असर नहीं करेगा। दूसरी चीज़ सर, सबसे बढ़िया बात है, आप ये बताएं, पर उसके बाद में वो वाला बैक्टीरिया जो वो चूहे वाला आपने बताया था, वो हमें कम कैसे करना, वो भी आप सारे उसे व्यूअर्स आप को कम जरा नहीं से कर बताएं। सकते। आप गुड बैक्टीरिया को बढ़ा सकते हैं। ओके, आपको बेसिकली हमें हमारे देश को सिर्फ हमारे देश के लोगों को बीमारियां बता रखी, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लोटिंग, ठीक है ना, खट्टी डकारी, इनमें से कोई सी भी बीमारी नहीं है। ये मात्र लक्षण है कि आपके पास बैड बैक्टीरिया बढ़ चुके हैं और गुड बैक्टीरिया कम हो चुके हैं। इनकी परसेंटेज है 80-20 होनी चाहिए। गुड बैक्टीरिया 80%, बैड बैक्टीरिया 20%। 20%। और बैड बैक्टीरिया में जानलेवा बैक्टीरिया भी पड़े हमारे पेट में, ई कोलाई जैसे। लेकिन वो जिंदगी भर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाते जब तक कि 80% है। लेकिन जैसे ही इनकी परसेंटेज कम होती है, मान लेते 70 हो जाए, तो वो 30 हो जाएंगे ओवरऑल कैलकुलेशन में। तो ये जो बैड बैक्टीरिया हैं, हमारी आंतों से, बड़ी आंत से उनको लड़ते हुए, उनसे जीतते हुए, उनके कंट्रोल से बाहर आकर ये 30 फीट ऊपर जाते हैं। आपकी आंतों में 30 फीट ट्रेवल करते हैं और ये पेट के पास आकर छोटी आंत में अपनी कॉलोनी बसा लेते हैं, जिसका नाम है सीबो, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। ये बीमारी है हम इंडियंस को। और ये बीमारी जब वहां पर बैक्टीरिया बन चुके हैं, राइट, ये आपकी गैस बना रहे हैं, ये आपके खाने को बर्बाद कर रहे हैं, ये आपको खट्टी डकारे देते हैं। और कमाल की बात यही कि आपसे एक ही चीज मांगते हैं। क्या? दिल टूट जाएगा सुनकर सर आपको। मुझे मीठा दो और मुझे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट दो, जिसको आप पिज्जा, बर्गर, चाउमीन और ब्रेड कहते हैं। तो वो बच्चा नहीं डिमांड कर रहा है, वो ये बैक्टीरिया जो है वो डिमांड कर रहे हैं। दे हैक योर ब्रेन कि इनको सिर्फ और सिर्फ सुबह जल्दी चाय चाहिए, जो दूध वाली और शक्कर वाली है। इसलिए मैं कहता हूं कि सुबह की चाय, कई बार लोग कहते हैं पीनी चाहिए, बहुत लोगों के पॉडकास्ट आ रहे हैं, मैं कहता हूं सर बोल ले तो बोलने दो, लेकिन मेरे साथ किस दिन बात करवा देना। आजकल कुछ बच्चे भी हैं जो सुबह सुबह में डिमांड करते हैं, उसका मतलब कि ये बैक्टीरिया उनके अंदर आ चुका है ऊपर तक। जब भी आपकी क्रेविंग बढ़ रही है बार बार, ठीक है ना, भूख नहीं लग रही है आपको, क्रेविंग हो रही है कार्बोहाइड्रेट्स खाने की, यानी कि आपको पिज्जा खाने की, बर्गर खाने की और आपको मीठा खाने की, तो समझ लीजिएगा कि सीबो जो है आपका कंट्रोल कर चुका है। और सीबो का एक सेंटेंस सर मैं बताऊं, कभी आप इसे गूगल कर लीजिएगा वर्ड को। सीबो जो है, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैड बैक्टीरियल जो ओवरग्रोथ है, ये अपना एक रिजल्ट देते हैं
ठीक है ना, ये अपना मेटाबोलाइट देते हैं, ये अपना कुछ भी दे देंगे, मतलब जो अपना प्रोडक्ट देते हैं हमें, उसका नाम है LPS, लाइपोपॉलीसेकेराइड्स। इसका नाम एंडोटॉक्सिन्स बोला जाता है। ये वो एंडोटॉक्सिन्स है जो हमारे ब्लड में जाकर अब तबाही मचाएंगे। एक ही वर्ड है उसमें, प्ले हैवोक, दे प्ले हैवोक विद अस। अगर ये बालों में जाएंगे तो बाल मारेंगे, आंखों में जाएंगे तो आंखों को खराब करेंगे, स्किन पर जाएंगे तो मेरा पेट बहुत बचपन में खराब रहता था, उसी समय का बुढ़ापा जितना है, ये 30 साल में जो बुढ़ापा रहता सर वही मेरे चेहरे पर है, 66 वाला नहीं है। हाँ, ये 30 वाला है, इसीलिए ये तो 30 मैंने आपको वाला इंट्रोडक्शन में अनिल कपूर कहा आपको ट्रेनिंग इंडस्ट्री ठीक है ना। हाँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये आपके जोड़ों में चले गए तो ये वहाँ सूजन कर देंगे, आपकी मसल में चले गए तो फटीग और दर्द कर देंगे। LPS से बचना है। तो जितनी भी बीमारियां हैं उनकी जो जड़ है वो LPS है, लाइपोपॉलीसेकेराइड। तो कैसे बचें? इनसे बचने के लिए जो गुड बैक्टीरिया है वो जो निकालते हैं उसका नाम SCFA है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड। शॉर्ट चेन फैटी एसिड की कमी के कारण कैंसर होता है। जितने भी हमारे बच्चियों में, लड़कियों में, माताओं, बहनों में आजकल PCOS, PCOD का प्रचलन चल चुका है, और वो कहते हैं कि हम मुझे हार्मोनल इम्बैलेंस है। मैंने कहा तुम्हें कुछ भी नहीं है, तुम्हें इग्नोरेंस है। जब भी लड़कियों में PCOS बनेगा, एक्ने बनेंगे, बाल गिरेंगे, चेहरे पर बाल बढ़ जाएंगे, मोटापा आ जाएगा, ठीक है ना, यूट्रस का इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा, कई बार कैंसर तक आ जाएगा, निकालने की प्रॉब्लम आ जाती है यंग लड़कियों में, राइट, ठीक है ना। उस समय आपको बीमारी क्या है, लो मैं बता देता हूँ, किताब का नाम भी बता देता हूँ, फाइबर फ्यूल्ड नाम किताब है, फाइबर फ्यूल्ड, हाँ, ओके। उसमें सेकंड चैप्टर को जब ऐसे ही पढ़ेंगे, मैं तो ऑथेंटिक बताऊंगा कुछ भी, ये नहीं कि फला आदमी ने बोला, ना ना ना, मैं उस चीज तरह का आदमी नहीं हूँ। मैं भी जो भी इंफॉर्मेशन ले लूंगा वो कभी फेस वैल्यू पर नहीं लूंगा, राइट राइट, या तो साइंटिफिक होनी चाहिए या मैं नहीं लूंगा, पहला रूल है मेरा। फेस वैल्यू पर मैं नहीं लूंगा, नहीं, हाँ। मैं लोगों से कहता हूं कि मैं राम वर्मा हूं, ये फेस वैल्यू पर ना लो। अगला मैं सेंटेंस बोलूं मैं टमाटर हूं तो मेरी चटनी बनाओगे क्या? तुम खुद देखो मैं हूं कौन। तो याद रखिएगा, जब भी लेडीज को अगर बचना है, लो मैं पता नहीं चला कहां से कहां तक आ गए, पर बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी हो रही है, और आई थिंक सारे व्यूअर्स ये कन्वर्सेशन को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। वो इसलिए कर रहे हैं सर, मैं आपके साथ बैठकर बहुत अच्छा एंजॉय कर रहा हूँ। यू आर आस्किंग मी, ठीक है ना। मैं आज एक चीज बताता हूँ सर, लेडीज में एक हार्मोन होता है जिसका इम्बैलेंस की बात करते हैं, उसका नाम है एस्ट्रोजन। ये जब कम होता है तो ये बीमारी आती है, और ज्यादा हो जाता है तो बीमारी होती है, ये लेडीज वाली, राइट राइट, ठीक है ना। मोटापा है, एक्ने है, ठीक है ना, बालों का गिरना है, बालों का चेहरे पर बढ़ना है, ठीक है ना, और यूट्रस की बीमारी है, इरेगुलर साइकिल्स हैं, ठीक है ना, इन सब की प्रॉब्लम आती है। तो बेसिकली ये एस्ट्रोजन एक फाउंटेन की तरह है, इसे हमेशा एक बैराज चाहिए, इसे एक कंट्रोलिंग मशीन चाहिए कि कैसे इस कैनाल में कितना पानी निकलना चाहिए, कम भी कम है, नुकसानदायक और ज़्यादा भी, ये पहला रूल है। डू यू नो इसे कौन कंट्रोल करता है? इसे कंट्रोल करता है, एक वर्ड में दे रहा हूं, उसका नाम है बीटा ग्लूक्यूरोनाइडेस। बीटा ग्लूक्यूरो GLUCURO नाइडेस या निडेस NIDASE। तो बीटा ग्लूक्यूरोनाइडेस नाम का एक हमारा कुछ भी कहिए कि बॉडी केमिकल है, वो इसके ऊपर अपना कंट्रोल रखता है और ये देखता है कि इसकी उम्र कितनी है इस पर्सन की, ठीक है ना, इसकी ज़रूरतें क्या हैं, इसके बाकी पैरामीटर्स क्या चल रहे हैं, कब साइकिल आने हैं, कब जाने हैं, जो भी है, और वो इसको कंट्रोल करता है। अगर वो वहाँ नहीं है, अगर वो कम हो गया है या वो इफेक्टिव नहीं रहा है, तो एकदम से ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी। किताब का नाम है फाइबर फ्यूल्ड। तो आपको क्या करना है? अब सवाल उठता है कि इसे कौन बनाएगा, इसे कौन डेवलप करता है? इसे आपकी बॉडी की जीन्स डेवलप करती हैं। उन जीन्स को कौन एक्टिवेट करेगा? उनको एक्टिवेट करता है SCFA, जो बाई प्रोडक्ट है हमारे गुड बैक्टीरिया का। ओके 50 साल की उम्र से कम पहले सर 30 साल की उम्र के बच्चियां, लड़कियां, लड़के सर सिजोफ्रेनिया के शिकार होने लग रहे हैं। 50 साल की उम्र में पार्किंसन हो रहा है लोगों को, हो रहा है, बराबर, ठीक है ना। 60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में मैं जब आ रहा था कच्छ से पिछले साल, तो मैं एक डॉक्टर के घर पर रुका, ही इज ए मेडिकल डॉक्टर।
और उसकी मदर डिमेंशिया की शिकार हो गई और बेड पर पड़ी। डिमेंशिया का मतलब है कि माइंड भूलता जा रहा है। वो ये भी भूल गया कि खाना कैसे खाया जाता है, वो ये भी भूल गया कि हाथ को कैसे चलाऊं, माने मसल मेमोरी तक लूज हो गई, कंप्लीट खत्म हो गया। और वो ये कह रहे हैं कि ये ब्रेन की बीमारी है। ब्रेन की इसलिए बीमारी है कि हमारे ब्रेन को डेवलप रहने के लिए जो केमिकल चाहिए वो हमारे गट बैक्टीरिया बनाते हैं। आपका 95% सीरोटोनिन आपका गट बैक्टीरिया बनाता है। और आपके ब्रेन सेल को दोबारा जीवित किया जा सकता है 90 साल की उम्र में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, 1989 में ये प्रूव हो चुका है मेडिकल साइंस में। इसको हम न्यूरोजेनेसिस कहते हैं। और ये इसे पैदा करने के लिए हमारे ब्रेन को एक टॉनिक चाहिए, उसका नाम है BDNF, ब्रेन डेराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर। ब्रेन डेराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर, ये आपको भी बहुत चाहिएगा, मुझे भी चाहिएगा, क्योंकि हमें तो बहुत सारा क्रिएटिव रहना है लाइफ लॉन्ग। पता है इस BDNF को कौन बनाता है? सिर्फ गट बैक्टीरिया, SCFA। अगर आपके पास SCFA नहीं है तो ये गड़बड़ हो जाएगा। SCFA बेसिकली आपकी बॉडी में हर पल हजारों ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो खराब करके आपकी बॉडी को इन्फ्लेम्ड कर रही हैं, इंटरनल वर्ल्ड में इन्फ्लेमेशन बढ़ा रही है। और एक ही मात्र एंटी इन्फ्लेमेटरी हमारे पास, वो है SCFA। इसको बढ़ाए कैसे? आप कुछ नहीं करें सर, रोजाना एक डाइट बना लें आप। ओके, डाइट बना लें अपनी, और वो ये है कि आपको रोजाना प्रोबायोटिक लेकर घर से निकलना है। अगर आप घर पर हैं के साथ या खाली पेट? मैं कह रहा हूँ खाली पेट में आप आज दोपहर का खाना खाया, बासी आपके पास चावल बच गए, ठीक है ना, खाने से बच गए ना एक कटोरी या फालतू बना लिए, बराबर, और उसे एक गिलास के बर्तन में, बॉल में आपने रख दिए और उसे पानी से भर दिया जहां तक चावल थे जितना भी है, और उसे ढक कर रख दिया। अगली सुबह 8-9 बजे आपको नाश्ता करना है। जो भी आपको खाना है सर खाइए, नहीं रुकेंगे मुझे मालूम है आप, लेकिन उससे पहले ये जो चावल भीगे हुए थे फर्मेंटेड हो चुके हैं, इसमें गुड बैक्टीरिया डेवलप हो चुके हैं। इसको आप मिक्सर में डालिए, मिक्स करिए, अब ये पेस्ट बन गया। इसे और चाहते हैं कि चाट की तरह खाएं, थोड़ा सा पानी अपने अकॉर्डिंग डाल लें। अब इसमें आप जीरे का तड़का ऊपर से लगाएं। इसे मत डालिएगा किसी बड़ी कढ़ाई में, क्योंकि इसके बैक्टीरिया मर जाएंगे। हाँ, ये गरम ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं, ज्यादा नहीं होना चाहिए, पर थोड़ा सा अपने जीरा गरम किया, तड़का उसको डाल दिया, उस पर काला नमक डाल दिया, ठीक है ना। उसके बाद ऊपर आपने इसमें करी पत्ता डाल दिया, आप गुजरात के लोग हैं, और थोड़ा सा इसमें प्याज व्याज और टमाटर वमाटर जो भी चटनी, हरी चटनी डाल दी, ये तैयार होगी। सर आपका बच्चे इसके अगर दीवाने हो गए तो मैं ये कह रहा हूँ कि सुबह ही सुबह आपका खाली पेट में एकदम से गट बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन है, ये बैड बैक्टीरिया की जो सीबो की पॉपुलेशन थी उनके साथ लड़ेगी, अपनी पॉपुलेशन डेवलप करेगी। जो SCFA जो आप बता रहे थे, ये SCFA बनाएगा। क्या बात है। और ज्यादातर लोग ये सारी चीजों को छोड़ देते हैं और खाना फेंक देते हैं, बट मुझे नहीं तो आप आज से शुरुआत करनी है। कांजी इज ए वेरी पॉपुलर थिंग सर। ये और जब मैंने कांजी के ऊपर बोलना शुरू किया 6 महीने पहले, जो बहुत वायरल गई सभी वीडियो, सर वो मेरा नहीं था। कांजी हम पहले से बचपन में पीते थे, पर हमें नहीं पता था इस बात का कि इसमें कितने गुण हैं। जब मैंने एक चाइनीज बुक को पढ़ा, उसने कहा है कि वी पीपल लर्नड इट फ्रॉम इंडियन सेंट्स कि कांजी पियो। कांजी, और आज कांजी, राइस की कांजी और ये बीट रूट की कांजी या गाजर की कांजी हर आदमी को पीनी चाहिए। जब भी मैं घर होता हूँ सर, आपको यकीन नहीं होगा, मैं तो आधा लीटर तो मेरी कांजी तैयार रहती है। जिस दिन कांजी तैयार नहीं है तो सर मैं तो पूरा का पूरा नाश्ता ही मेरा, उसमें मैं चिया सीड भी डाल लेता हूँ, उसमें मैं फ्लैक्स सीड भी डाल लेता हूँ, राइस वाली में तो उसमें मैं, आप यकीन नहीं करेंगे, कई बार सीड्स भी डाल लेता हूँ। पूरा तैयार किया, पैक करा, जहाँ मेरा पॉडकास्ट है, मेरा स्टूडियो मुझे अपने जाना है, स्टूडियो भी मेरा एक फ्लैट ही अपना ही, वहाँ जाके खोल कर रख दिया फ्रिज में, और जब भी भूख लगी 2 चम्मच खा लिया। कई बार तो पूरा का पूरा दिन मेरा गुजर जाता है, उसमें ही मैं अपने स्प्राउट्स डाल लेता हूँ। वाह भाई, स्प्राउट आपको मिल गया, प्रोटीन आपको मिल गई, फाइबर आपको मिल गया, बैक्टीरिया आपको मिल गया, ठीक है ना। सही बात तो सही ये भी है कि उसमें मैं 4 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी डाल लेता हूँ, जो मेरे लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बस मेरा सारा काम तो हो गया, और मुझे क्या खाना है, और वो भी मेरे घर, इतना टेस्टी चीज कि बताते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि यार इट शुड बी बिफोर मी, अभी होना चाहिए। वाह वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इन चीजों के दीवाने बनाइए ना सर बच्चों को। सो इसके कारण हमारा SCFA बढ़ेगा। SCFA बढ़ेगा, और SCFA बढ़ते सर आपके बाल, आपकी स्किन, आपके जितने भी बाकी सेल्स हैं जो अनवांटेड हैं, जो ट्यूमर कोजिंग है, जो इन्फ्लेमेशन है बॉडी का,
जो आपकी स्ट्रेस से और बेकार के एनवायरनमेंट से, खाने से, पानी से, बातों से लोगों को आ रहा है, पूरी बॉडी इन्फ्लेम्ड हुई पड़ी है, वह एकदम से ओके हो जाएगी। ओके हो जाएगी। हाँ, ओके। आपको एक चीज़ बताऊं सर मैं आपको, यस। हमारी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, ये तो आपने सुना होगा। और आजकल हमें एंटीऑक्सीडेंट खूब सारे दिए जा रहे हैं। एक सीक्रेट बता रहा हूं मैं आपको। सीक्रेट किताब का नाम है ब्रेन मेकर। ब्रेन मेकर। हाँ, ओके। डॉक्टर का नाम है डॉक्टर पर्ल मटर। ठीक है, उन्होंने इसके ऊपर लिखा है कि कैसे, और चैप्टर का नाम है न्यूरोजेनेसिस, ब्रेन को कैसे बढ़ाएं और बचाएं। ओके। राइट सर। तो उन्होंने कहा कि ब्रेन को हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मारती है, यानी कि हमें सोच से, खाने से, हवा से, सांसों से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रही है, ऑक्सीडेटिव, यानी कि हमारे पास फ्री रेडिकल्स ज़्यादा बढ़ने। उन्होंने कहा आगे सुनिएगा, कभी आप ये सोचें कि 4 कैप्सूल आपने एंटीऑक्सीडेंट के खा लिए किसी के कहने से तो ठीक होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी बॉडी के अंदर 10⁻19 इतने फ्री रेडिकल हमारी बॉडी के माइटोकॉन्ड्रिया में पैदा होते हैं। 10⁻19। और एक रेडिकल, फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक फ्री रेडिकल इधर चाहिए। तो आपको ये कम से कम 1 ट्रक रोजाना खाना पड़ेगा। डू यू नो कि आपके पास एक ऐसी जीन है, अगर वो एक्टिवेट हो जाती है तो इनको सबको एक ही पल में खत्म कर देती है। क्या है वो? उस जीन का नाम है NFR2। NFR2। और उस जीन को एक्टिवेट करने के लिए सिर्फ आपको एक चीज चाहिए, SCFA। जो चावल से, जो आपके गुड बैक्टीरिया। अगर आपके पास एंटीबायोटिक अगर आपने साल भर में एक बार खा लिया 5 दिन के लिए, तो आपके 1 साल के लिए गट बैक्टीरिया खराब हो चुके हैं। ओके। हाँ जी। सो अवॉइड इट अनलेस इट इज रियली इन इमरजेंसी, यू आर इन इमरजेंसी। पर हम तो अब वायरल फीवर आया तो उसमें भी एंटीबायोटिक चला देते, जबकि कोई रोल नहीं है। पर डॉक्टर्स की भी मजबूरी होगी कि तुम छोड़कर चले जाओगे डॉक्टर के पास, दूसरे के पास जो एंटीबायोटिक लिखे। हाँ, तो इनफैक्ट अभी जब हम आए और अभी आपके बारे में, अभी ये सिचुएशन के बारे में पता चला, तो आप काइंड ऑफ विदाउट मेडिसिन अभी आप अपने फीवर को ट्रीट कर रहे हैं। हाँ। तो मम्मी पापा भी अपने बच्चों को जब फीवर आता है तो मेडिसिन दे देते हैं, तो आपको क्या लगता है उस समय पे उनको क्या करना चाहिए और आप क्या करते हैं? देखिए, यहाँ पर कई लोग मेरे से इत्तेफाक नहीं रखेंगे जब तक कि एक साइंस को नहीं जानेंगे। अगर आप मुझे 1 मिनट की साइंस के देंगे तो बढ़िया। जरूर से। बेसिकली बुखार बच्चों को क्यों आया है, बुखार क्यों नहीं आना चाहिए था, इससे भी पहले मैं और भी जाता हूँ, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ कि जब बैक्टीरिया की बात होती है तो हमारी बॉडी के अंदर ऐसा कोई बैक्टीरिया नहीं है जो इस दुनिया में नहीं है। हमारे पास सारे बैक्टीरिया अवेलेबल है, लेकिन गुड बैक्टीरिया अगर जिंदा रहेंगे तो हमारी कोई अटैक नहीं करेगा। इसलिए जब बच्चा छोटा सा बड़ा होता है वो हमेशा हर चीज़ को मुंह में डालता है। यह एक डिवाइन प्रक्रिया है। मम्मी पापा रोक देते हैं। हाँ, नहीं रोकना था। कभी किताब पढ़िएगा। बच्चा मुंह में हाथ रखता है तो हाथ ही नहीं रखता, जो उसका काम होता है चलते हुए चीजों तक जाता है वो, और जाकर उसे मुंह में देता है। मुंह में रखता है। पता है इसके ये डिवाइन जीन्स होती है हमारे पास, जो एक समय के बाद काम नहीं करती है। ठीक है ना। उस दूसरे सवाल पर तो उसे याद रखिएगा। हाँ, पर जरूर से। ठीक है ना, वो आपका काम है। पहले मैं बता देता हूँ। हाँ। वह बच्चा मुंह में इसलिए देता है कि उसके ऊपर लाखों तरह के बैक्टीरिया हैं, हजारों प्रजातियों के बैक्टीरिया, वायरस है, फंगाई है। और जैसे वो मुंह में देगा, जैसे ही उसको मुंह में देगा तो इमीडिएटली उसकी जो बॉडी के अंदर अनट्रेन्ड गट के ऊपर, मुंह के अंदर, टॉन्सिल के अंदर जो इम्यूनिटी पड़ी है वह अनट्रेन्ड है। और जैसे वो एक्सपोजर मिलेगा, बच्चा एकदम से उस बैक्टीरिया से एक्सपोज्ड होगा और वो इम्यूनिटी एकदम से एक्टिव हो जाएगी। और ऐसे में बच्चे को बुखार आएगा। बुखार क्यों आएगा, अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। पहली तो बात, उसे रोकना नहीं है, बराबर। ये दूसरी बात है कि अगर वहाँ कोई पेस्टिसाइड है तो वहाँ नहीं खेलने देना, बराबर। अगर आप, क्योंकि आप तो एक बहुत डिवाइन काम में है, पेरेंटिंग में एक चीज आई है, उसका नाम है सर हाइजीन हाइपोथेसिस। बहुत ज्यादा हाइजीन हाइपोथेसिस एक साइंस है डॉक्टर डेविड ट्रेकन की। उन्होंने 14,000 बच्चों को लिया। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको कोई बीमारी नहीं हो रही थी, और कुछ बच्चे थे जिनको ऑटो इम्यून एलर्जीज, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और कैंसर जैसी बीमारी हो रही थी, लंदन में। और उन्होंने पाया वो बच्चे थे जिनको हद से ज़्यादा सफाई और स्टेलाइज्ड रखा गया था, जो बीमार थे।
और जो बीमार बिल्कुल नहीं थे, ये वो बच्चे थे जो एक तरह से बिंदास, झुग्गी झोपड़ी में पल हाँ, रहे थे, हाँ, जिनके जो घरों में एक ही टॉवल को यूज कर रहे थे, जिनके नाखून भी नहीं काटे जाते थे कई बार, बिकॉज दे वर एक्सपोज टू द ऑल द बैक्टीरिया, और उनकी ट्रेंड हो चुकी थी। अब मैं आपके सवाल पर आ जाता हूँ, बुखार पर। हाँ, 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 जो भी मैं कहूंगा सर, वो किताब का रेफरेंस भी बता देता रेफरेंस के हूँ। माध्यम से ये किताबें हैं, साइंटिफिक, 5-7 किताबें, जब आप पूछोगे तो मैं बता दूंगा। राइट, राइट, आपने पूछा था कि कुछ किताबों को कौन सी पढ़े, वो रह गया था। वो रह गया है, पर ये इसके बाद ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हाँ, हाँ, जब भी कोई भी बुखार आता है सर, वो बच्चे को आए या आपको आए, इस समय समझ लीजिएगा कि आपकी बॉडी को के पास कोई ऐसा बैक्टीरिया आ चुका है जिसने प्रोटेक्टिव सीमाओं को पार कर लिया। जैसा नाक के थ्रू आता है, आंख के थ्रू आता है, मुंह के थ्रू आता है, कानों के थ्रू आता है, यहाँ से आता है, ठीक है ना, जेंटल पार्ट से भी आता है, राइट। लेकिन यहीं पर हमारी इम्यूनिटी होती है, मार देती है। लेकिन अगर वो पार कर गया तो अब हमारी बॉडी में आ चुका है, और बॉडी इज अंडर अटैक। बॉडी इस समय उस बैक्टीरिया या वायरस से अटैक फील कर रही है। अब बॉडी कैसे बताए अपनी इम्यूनिटी को कि तुम बैक्टीरिया को मारो? बॉडी नहीं मारेगी, आपकी इम्यूनिटी जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो, हाँ, उन्हें एक्टिवेट करना है। और उनके अंदर भी एक टी सेल्स है जिनको हम नेचुरल किलर सेल्स कहते हैं। हमारे पास ऐसी सेल हैं कि जो पहचानती हैं, जो मारती हैं, जो उन्हें एक ट्रक में भरती हैं और जो बाहर फेंक देती हैं। पूरा आर्मी है। तो वो बॉडी कैसे बताए उस उन व्हाइट ब्लड सेल्स को कि तुम जागो, एक्टिव हो जाओ, तुम एक्टिव हो जाओ? तो वो अपना टेम्परेचर बढ़ाती है। मान लेते हैं टी सेल्स अभी एक्टिव नहीं हुई, वो टेम्परेचर और बढ़ा देती है। टेम्परेचर से 2 काम होते हैं। नंबर 1, हमारी जो इम्यूनिटी है वो एक्टिव हो जाती है, और वो अपने सेना को एंटीबॉडीज को बनाकर अपने एक्शन में आ जाती है। और जब तक वो फील करती है बॉडी कि अभी हम अटैक जारी है, वह टेम्परेचर बनाए रखती है ताकि इम्यूनिटी अपना काम करती रहे। दूसरी चीज ये भी बताई गई है कि यह इम्यूनिटी बेसिकली डेवलप करने लगती है अपने आप को। ओके, यानी कि टी सेल्स ज्यादा बननी शुरू हो जाती है अगर हमारे पास बुखार है तो माने ये तो ऐसा हुआ कि जो अच्छी चीज है हमारे लिए, हम उसी को खत्म करें दवाई लेकर, मेडिकेशंस के माध्यम से। ऐसे में हम क्या करते हैं कि बुखार हो गया, बच्चे को हम क्या देते हैं, पढ़े लिखे लोग? पैरासीटामोल दे देंगे, ठीक है ना, कालपोल दे देंगे, कालपोल दे दी, वही पैरासीटामोल ही है उसके अंदर जो है। तो पैरासीटामोल दे दी तो इमीडिएटली आपका टेम्परेचर डाउन करेगी वो। डाउन करते ही अब टी सेल क्या सोचेंगे? वी आर नो मोर वांटेड। भाई जो उनको मैसेज मिलना था बॉडी से मैसेज ही नहीं मिल रहा उनको। और आप क्या कर रहे हैं? बैक्टीरिया को बढ़ा रहे हैं। और अब बैक्टीरिया टाइम्स इतना बढ़ जाएगा कि अब उसे मारने के लिए आपकी इम्यूनिटी काम ही नहीं कर रही है। आपकी इम्यूनिटी तो बल्कि ट्रेंड होगी कि इस बैक्टीरिया को मुझे मारना ही नहीं है। हो सकता है ये इसके मतलब का ही हो, तभी तो ये टेम्परेचर घटा रहा है। तो वो तो कंडीशनिंग हो गई, पेवलोव की कंडीशनिंग यही तो है। बराबर। और अब वो क्या करेगा? अब आपको एंटीबायोटिक देने पड़ेंगे। अब इस बैक्टीरिया को जिंदगी भर आप एंटीबायोटिक से मारेंगे, और एंटीबायोटिक आपकी सारी बैक्टीरिया को मारेंगे। उसका नाम ही एंटीबायोटिक है। वो ये थोड़ा ही देखता है कि बढ़िया वाले को मारना है, खराब वाले को मारना। वो दोनों को मार रहा है। हाँ, जब मैंने एक चीज को पढ़ा कि क्या हमारे पास ऐसी कोई जड़ी बूटी है कि हमारी इस एक्टिव सेल को, टी सेल को बढ़ाए, इसको हमेशा एक्टिव रखे, बढ़ाए, और मतलब उसे बुखार की जरूरत ना पड़े। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक ऐसी चीज के बारे में पता चला जो मेरी सिस्टर मुझे हमेशा कहती थी, इसे रखा कर अपने घर में, इसे यूज किया कर। जब भी मुझे कुछ होता था तो मेरी वाइफ लेके आ जाती थी, 2 गोल इसकी खा लो, इसकी चाय बना देती हूँ, बाहर खड़ी है तो झाड़ी। उसका नाम गिलोय है। अगर हम इस चीज को ही बता दें बच्चों को, गिलोय का काम यह है कि ये टी सेल को एक्टिव करती है। ओके। जैसे टी सेल एक्टिव हो गई, आपकी बॉडी कहे कि मेरा काम हो गया, मैं काहे को इसे परेशान करूं बुखार चढ़ा के। भाई बुखार का काम क्या था? टी सेल को एक्टिव करना। और टी सेल को एक्टिव कहां से कर दिया आपने? गिलोय से कर दिया। और गिलोय को तो टी सेल को एक्टिव कर दिया, तो तब भी करते रहिए जब आपको बुखार नहीं आता, क्योंकि टी सेल से जो आपकी कैंसर सेल को मारती है सर। मारते हैं। तो उसका मतलब गिलोय, कोई व्यक्ति को बुखार नहीं है तो भी वो रोज ले सकता है। रोज ले सकता है। हाँ, थोड़ा चाय के पत्ते और उसका जोल हर जगह खड़ी होती है। हाँ, बराबर। ठीक है ना, कभी भी ले लो उसको, जरूरी नहीं है। और इट्स नॉट एडिक्टिव। ओके। तो याद रखिएगा जो बुखार है, अब आपको बताऊं मैं पिछले 2 सालों से मुझे हर साल 2 या 3 बार वायरल अटैक आ जाता था, क्योंकि मेरा काम ऐसा ही था। कंडीशनिंग हो रही थी, यद्यपि मैं NLP पढ़ाता था, पर स्ट्रेस तो बॉडी अपनी साइकिल पाएगी ना रेस्ट देने के लिए।
तो मैं तो ये मानता हूँ कि फ्लू एंड वायरल मुझे हमेशा अब जब भी आता है तो मेरी इम्यूनिटी को रिन्यू करने आता है। तो मैं जब भी, याद रखिएगा, जब भी मुझे बुखार आता था, 2 साल पहले मैंने इसको उल्टा करना शुरू किया। जब मैंने इन किताबों को पढ़ा, मैंने अपने गट को ठीक किया। गट बैक्टीरिया सर मुझे 2 साल लगे बनाने में। मेरे बाल बढ़ रहे हैं इस समय 66 साल की उम्र में। वाह, ये नेचुरल है, बस कलर यहाँ से थोड़ा सा मुझे करना पड़ता है प्रोफेशन की, मैं बिल्कुल ईमानदारी से बोल रहा हूँ। हाँ। ठीक है सर, मैंने पहली तो बार, लोगों के मन में होगा कि बाल बढ़ाने हैं, तो उनको भी कुछ अब थोड़ी सी बता दूंगा सर, वो मानेंगे तो जरूर से। तो सर मैंने कुछ नहीं किया। मुझे मेरी फैमिली ने देखा कितना टेम्परेचर 101 है, गोली लो। मैंने कहा गोली नहीं, तुम कंबल निकालो। वो चौंक गए। अप्रैल का महीना है, यूपी वेस्टर्न, 42 डिग्री टेम्परेचर, तुम क्या कह रहे हो कंबल निकालो? मैंने कंबल लेकर आओ। मैं तब तक पढ़ चुका था कि अगर तुम इतना सा काम कर दो कि 1 डिग्री तुम बढ़ा दो अपनी तरफ से, भाई साहब आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने 20 मिनट तक वो कंबल ओढ़े रखा, चारों तरफ दबाकर, पूरी बॉडी पसीने में लथपथ हो गई। 1 डिग्री टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया और मेरी इम्यूनिटी ने इतने बढ़िया तरीके से उसे हैंडल किया है सर। मैं आज, मुझे कभी भी वायरल आता है, सिर्फ मुझे पता चल जाता है कि वायरल आने वाला है, 2 दिन पहले मुझे कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, हल्का सा मुझे थकान होती है कुछ भी मैं खाऊं, ठीक है ना, हल्का सा मेरे पैरों में सिग्नल आता है और मेरा 1 डिग्री टेम्परेचर ने मुश्किल से आधा डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा 5-7 घंटों के लिए। सिर्फ वो मुझे ये कहता है कि तुम आराम करो बस। पॉजिटिव इंटेंशन ये होती है, अपने आप बॉडी उतार देती है। और उस समय सिर्फ मैं एक काम करता हूँ कि गट बैक्टीरिया को और इम्यूनिटी को फ्री छोड़ देता हूँ। आई डोंट टेक एनीथिंग, आई टेक ओनली नारियल पानी और मौसम्बी जूस। ओके, नो फूड, नो फूड, ताकि वो बॉडी रेस्ट कर पाए। जितनी ज़्यादा आप इम्यूनिटी को शांत कर देंगे, उसे परेशान नहीं कर रहे आप खिलाकर, वह उतना ही गाइड करेगा। आपके गट बैक्टीरिया आपकी इम्यूनिटी को गाइड करते हैं। भैया पढ़ लो किताब के नाम बता देता हूँ। किताब का नाम है माइंड एंड गट कनेक्शन, किताब का नाम है सुपर गट, किताब का नाम है द गट, किताब का नाम है द गुड गट, किताब का नाम है 10% ह्यूमन। ये 5 किताब पढ़ लेना, मैं आपको बता रहा हूँ, जो पढ़ लेगा अगली 2 जनरेशन तक सर वो करोड़ों रुपए की दवाइयां बचा देगा। नहीं तो कभी लीवर ट्रांसप्लांट हो रहे और कभी हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहे। पढ़ के देख लीजिएगा। अगर ये 5 किताबें पढ़ने के बाद आपने ये कह दिया कि सर ये मतलब की नहीं थी, मैं 5 के मुझे बता दीजिएगा, मैं 5 के पैसे अपने सब्सक्राइबर को देने को तैयार हूँ। लेकिन पढ़ लो, एक बार पढ़ लोगे तो 2 जनरेशन आपकी सब बच जाएंगी। नहीं तो एक बार हॉस्पिटलाइजेशन and lot of mental, physical and financial torture. Right. Excellent sir, excellent. So now अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है कि 100 साल कैसे जिए, हेल्दी कैसे जिए, उसके बारे में तो हम एक बार अलग से पूरा पॉडकास्ट करेंगे। और सारे दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर कहना चाहता हूँ, सर को नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए जो भी सवाल पूछना चाहते हैं वो सारे के सारे सवाल कमेंट के अंदर लिखना शुरू करें, तो आपके नाम के साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर मैं आपका सवाल सर के साथ ज़रूर से शेयर करूँगा, सर को ज़रूर पूछूंगा। एंड नाउ सर, अब हम फाइनल काइंड ऑफ मोड पे आ चुके हैं, जहाँ पर काइंड ऑफ क्विक यदि हम बात करें तो आपकी सुबह की शुरुआत में सबसे पहला आप क्या करते हैं? बैठकर आंखें बंद करके अपनी सेल्फ इमेज को अपने सामने देखता हूँ कुछ दूरी पर, और उसमें उस सारे रिसोर्सेज को डालता हूँ जो एक एक अच्छा सुपर ह्यूमन मानव बन रहा है। और फिर उसकी पिक्चर्स को मैं बढ़िया उसमें विजुअल्स डालता हूँ, उसमें अच्छी ऑडियो फील करता हूँ, अपने पेरेंट्स और अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग को फील करते हुए उसको हक करता हूँ और उसको यहाँ पर फील करता हूँ और पूरी बॉडी में उसको आनंद को एंजॉय करता हूँ। ये मेरी पर डे की 90 सेकंड की एक्टिविटी है, हर आदमी को करनी चाहिए। वंडरफुल। एक सुपर फूड जो आपको लगता है कि जो आपको एनर्जी देता है और ऑडियंस को भी रोज एक बार तो वो खाना ही चाहिए, दैट इज सी सॉल्ट, समुद्री नमक। ओके 92 मिनरल्स हैं। और याद रखिएगा, जितने भी लोग आज हमारे देश में मोटापे के शिकार हो रहे हैं, एक बड़ा रीजन ये है कि देयर बॉडी इज स्टार्विंग फॉर द मिनरल्स। आपको बताया नहीं जाता। याद रखिएगा, अगर मेरा सुपर फूड मैंने अगर किसी को खोजा है पिछले 2 सालों में, वो सिर्फ और सिर्फ सी सॉल्ट है। 92 मिनरल्स हैं। अभी लोग रॉक सॉल्ट कहते हैं, वो अलग और ये अलग? ये अलग है। अलग, ओके। सी सॉल्ट वही है जो आपके समुद्र से निकलता है जब आप देखते हैं। अच्छा, तो लोग अब उसकी जगह रॉक सॉल्ट पे जा रहे हैं, पर सी सॉल्ट इज, रॉक सॉल्ट में लेस देन 80 मिनरल्स हैं, इसमें 92 हैं।
डू यू नो आपके हार्ट में अगर कहीं ब्लॉकेज हो जाए और उस हार्ट को अपनी नई आर्टरी बनाने का पूरा चांस मिलता है, इसको हम एंजियोजेनेसिस कहते हैं, हमारी बॉडी में रोज बनती है। पता है किसकी कमी से नहीं बनती? वह है हमारा डाइजेस्टेबल कॉपर। वह सिर्फ आपको सी सॉल्ट से मिलता है। आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए बोरॉन सिर्फ सी सॉल्ट से मिलता है। सी सॉल्ट इसके बारे में तो मैं अलग से एक वर्कशॉप कर सकता हूँ पूरी। ये आप लेते रहिएगा। तो रोजाना मेरा काम होता है कि एक चुटकी सी सॉल्ट मुझे लेना ही लेना है किसी भी तरीके से। सो एक चुटकी सिंदूर और एक चुटकी सी सॉल्ट की कीमत तुम क्या जानो। वंडरफुल वंडरफुल। यदि आपके जीवन से यदि कोई कविता कुछ आप कहना चाहे या कोई गाना जो आपके जीवन को रिप्रेजेंट कर पाए तो वो क्या होगा? और अब मैंने सुना है कि आप भी ढेर सारी कविताएं करते हैं। यदि हाँ, कोई मैं आपकी लिखता फेवरेट रहता हूँ, मेरा कविता शौक है कविता लिखने का। हाँ। तो एक सुना देता हूँ छोटी सी, उसके कुछ एक सुना देता हूँ कि समुद्रों का गीत सुन, बादलों का शोर सुन। समुद्रों का गीत सुन, बादलों का शोर सुन, धरा के सीने में आग के ज्वालामुखी का राग सुन। लबों पे तेरा नाम है, क्यों रुक गया सवाल है, सभी तो कह रहे हैं सुन। तू है अलग, तू हो खड़ा, तो चढ़ शिखर कुछ कर नया। तू है अलग, तू हो खड़ा, तो चढ़ शिखर कुछ कर नया। तुझ में नया खून है, तू कौम का जुनून है, बेबसी की रात में तू भोर का सुकून है। तू है अलग, तू हो खड़ा, तो चढ़ शिखर कुछ कर नया। घट गया जो तेरे साथ मत कोई मलाल कर, घट गया जो तेरे साथ मत कोई मलाल कर। मंजिलों की राह ले, फिर नई मिसाल बन। तू है अलग, तू हो खड़ा, तो चढ़ शिखर कुछ कर नया। ले सुतलियां उम्मीद की, बांध ले दिशाओं को, ले सुतलियां उम्मीद की, बांध ले दिशाओं को। अपने हौसलों की गंध बांट दे हवाओं को। तू है अलग, तू हो खड़ा, तो चढ़ शिखर कुछ कर नया। ईद का मिलन है तू, होली का गुलाल है। वाह। ईद का मिलन है तू, होली का गुलाल है। रगों में बहते दरिया का तू ही तो रंग लाल है। तू है अलग, तू है हो खड़ा, तो चढ़ शिखर कुछ कर नया। शेर की जुबान रख, बाज की उड़ान रख, शेर की जुबान रख, बाज की उड़ान रख। हाथियों की मस्त चाल, वक्त की कमान रख। छोटा करते हुए एक स्टेंजा लास्ट में मैं आप अपने सभी दर्शकों को देता हूँ कि धरा पे पैर हक से रख। लोगों ने क्या कहा आपके बारे में, मिटा दे आज से। तुम्हें क्या नहीं कर पाओगे, क्या कर पाओगे, ये रेफरेंस हटा दो थोड़ी देर के लिए। धरा पे पैर हक से रख, आसमान हक से ले। धरा पे पैर हक से रख, आसमान हक से ले। हर एक सांस हक तेरा, तो स्वाभिमान हक से ले। तू है अलग, तू हो खड़ा, तो चढ़ शिखर कुछ कर नया। समुद्रों का गीत सुन, बादलों का शोर सुन, धरा के सीने में आग के ज्वालामुखी का राग सुन। लबों पे तेरा नाम है, क्यों रुक गया सवाल है, सभी तो कह रहे हैं सुन। तू है अलग, तू हो खड़ा, तो चढ़ शिखर कुछ करना है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ज़्यादातर हर एक व्यक्ति यदि अपनी यूनिकनेस को जान ले, पहचान ले, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा प्यारा सा काम हो सकता है। और सर, यदि जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको यदि आपका कोई वर्कशॉप अटेंड करना हो तो वो क्या कर सकते हैं, कैसे आपको अप्रोच कर सकते हैं? बहुत सारी ऐसी वर्कशॉप्स हैं जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं मेरे, और वो बहुत प्रोमिनेंट वर्कशॉप्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। हाउ टू अवेकन द गॉड ऑफ मिरेकल, चमत्कारों के देवता को कैसे जागृत करें। हिंदी, इंग्लिश और गुजराती में किताब भी है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। मेरी वेबसाइट है, वहाँ पर आप जा सकते हैं, ramvarma.com पर। और वहाँ पर NLP की वर्कशॉप भी हैं, और वहाँ पर गट और माइंड की वर्कशॉप भी हैं। वाह। गट को कैसे ठीक करना है, क्या गलतियाँ आप करेंगे, वो सब वहाँ पर वर्कशॉप्स हैं। और उनमें से कई वर्कशॉप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। नंबर ऑफ वर्कशॉप्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप उनसे ही काम शुरू कर सकते हैं। सो वो वर्कशॉप मैं भी अटेंड करूँगा, वेलकम। एंड उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी रखी हुई होगी। सो दोस्तों, जो भी टॉपिक आपको अच्छा लगे वो ज़रूर से सर के पास से सीख सकते हैं। एंड मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को, जानने को, समझने को मिली है। एंड आई होप कि ऑडियंस ने भी ये पूरी पॉडकास्ट को एंजॉय किया होगा। थोड़े समय में सर जो पर्टिकुलर बता रहे थे 100 ईयर्स कैसे जिए, मुझे लगता है वो टॉपिक के बारे में हम ज़रूर से थोड़े समय में मिलने वाले हैं। सो आप यहाँ पर आए उसके लिए तहे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।